Good evening, good evening. Good evening, all of you. हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज हमारा ओरिएंटेशन सेशन होगा ईएससी एग्ज़ाम। तो इस बार का ईएससी हो गया। अब 2026 के लिए जो एस्पिरेंट्स हैं उनके बारे में एक डिटेल डिस्कशन आज हम करेंगे। तो थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा क्योंकि कई सारे पॉइंट यहाँ पर डिस्कशन करेंगे हम कि जो बिगिनर है, जो तैयारी स्टार्ट करने वाला है ईएससी के लिए, छोटे बड़े जितने पॉइंट्स हैं लगभग एक बार हम उनको सबको कवर कर दें और एक डायरेक्शन क्लियर हो जाए कि तैयारी किस डायरेक्शन पे होनी चाहिए, उसकी अप्रोच क्या होनी चाहिए, स्टार्टिंग कैसे की जाए। देखो, एक बात तो ये है कि हम लोग उस दौर में जी रहे हैं जहाँ पे डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। वर्चुअल वर्ल्ड का ज़माना है ना, सब कुछ रियल तो है नहीं, ज़्यादातर चीज़ें रील बेस्ड हैं। इतने सारे डिस्ट्रैक्शन हैं, सोशल मीडिया, ऑनलाइन, यूट्यूब, कि एक फोकस बन ही नहीं पाता है, कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। और कंपटीशन जिस तरह का है, कोई बहुत लंबा 2-4 साल का टाइम तो मिलता नहीं। तो कंपटीशन जो है, यहाँ पे डिस्ट्रैक्शन होंगे तो काफ़ी स्टूडेंट ऐसे हैं कि पहला साल तो भटकने में निकल जाता है, एग्जाम में करना क्या है, फिर अगले साल समझ में आता है कि ये करना चाहिए था, गलती क्या हुई उसको सुधारना है। तो अगर सही स्टार्टिंग नहीं है, बिगिनिंग अगर सही नहीं है और डिस्ट्रैक्ट हो गए तो पहला साल तो निकल जाता है एग्जाम को समझने में ही। तो पॉइंट यही है कि सही अप्रोच, और सही अप्रोच का मतलब ये नहीं मैं एक चीज बता रहा हूं, कोई और भी कोई चीज बताएगा। सबसे इंपॉर्टेंट है आपका अपना दिमाग। जो चीजें कोई कह रहा है वो आप अपने आप भी एनालाइज कर सकते हैं। ये एक सब्जेक्टिव बात है, सबके लिए जरूरी नहीं कि एक ही स्ट्रेटजी काम करे, पर्सन टू पर्सन चीजें वेरी भी कर सकती हैं। तो अपना दिमाग जरूर अप्लाई करना है, कोई क्या बता रहा है किसी का ब्लाइंड फॉलोअर नहीं होना, अपना दिमाग जरूर अप्लाई करना है। कोई भी कंपटीशन, केवल यूपीएससी, ईएससी, सीएससी जो भी हो, स्ट्रेटजी बताई जाए, उसके बाद अपना दिमाग अप्लाई करो कि मेरे लिए इसमें से क्या काम का है। कुछ चीजें हो सकता है आपके लिए वर्क करें, कुछ चीजें हो सकता है नहीं वर्क करें, कहीं कोई सुधार करना है तो वो कर सकते हैं। तो पॉइंट क्या है, ईएससी 2026 के लिए हमारे पास अभी तक जो जानकारी है, देखो 10 जून हो गई आज। 2026 का जो अभी तक जानकारी क्या आई है, पेपर ये कुछ साल से फरवरी में ही हो रहा था। नया पैटर्न जब आया था, ईएससी का जो पैटर्न है 2017 में चेंज हुआ था। अभी जो पैटर्न ईएससी का चल रहा है, 2017 में ये पैटर्न आया था और फरवरी में एग्जाम हो रहा है। इस बार रेलवे ऐड हुआ तो एग्जाम जून में चला गया, उससे पहले भी गर्मियों के टाइम पर होता था। तो अभी ये कुछ टाइम से फरवरी में एग्जाम हो रहा था, इस बार रेलवे ऐड होने की वजह से एग्जाम डिले किया गया। कैलेंडर में इन्होंने ये जानकारी अभी तक दी है कि प्रीलिम्स का पेपर ईएससी का 8 फरवरी। तो पहली बात तो हो गई, 10 जून से लेके 8 फरवरी प्रीलिम्स के लिए इतना टाइम है। मतलब जो एक साल की तैयारी, एक साल का समय मिल रहा था वो यहाँ पर नहीं मिल रहा। जून अभी ऑलरेडी चल रहा है, 8 फरवरी को प्रीलिम्स होगा इसका। एक चीज जो सर्टेन है, क्लियर है कि भाई ये पेपर 8 फरवरी को होना है। पर ये है कि मेंस के लिए यहाँ पर इस बार के कंपैरिजन में टाइम ज्यादा मिल रहा है। फरवरी में ये होगा तो मेंस इसका कहीं जाकर 21 जून, फरवरी से लेके जून तक का टाइम मिल रहा है प्री और मेंस के बीच में। इस बार प्री डिले हुआ है पर मेंस जल्दी है, प्री और मेंस में इस बार का टाइम कम है। ठीक है, और कुछ बच्चे यूपीपीएससी एई मेंस की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए भी मैं बताऊंगा क्या अप्रोच होनी चाहिए। तो ईएससी प्रीलिम्स का रिजल्ट जल्दी आ जाएगा, जल्दी आ जाएगा, क्योंकि मेंस में ज्यादा टाइम है नहीं इस बार वाले पेपर में। तो जो टेक्निकल सब्जेक्ट्स आपके ईएससी और यूपीपीएससी एई दोनों में कॉमन है, टेक्निकल पढ़ना शुरू कर दो। टेक्निकल जो पढ़ रहे हो, टेक्निकल 10-15 दिन पढ़ोगे, 10-15 दिन में रिजल्ट ही आ जाएगा प्री का, क्योंकि बहुत गैप प्री और मेंस में है नहीं इस बार। ठीक है, तो जो आप तैयारी कर रहे हैं, जो कॉमन सब्जेक्ट हैं, आप उनको पहले पढ़ लो, क्योंकि पढ़ना तो दोनों के लिए पड़ेगा। टेक्निकल ईएस में भी कॉमन, यूपीएससी में भी। तो जो कॉमन सब्जेक्ट है उनको पढ़ोगे, कुछ टाइम में रिजल्ट इसका आ जाएगा। इस बार का रिजल्ट डिले ज्यादा नहीं होगा, जल्दी ही आएगा, क्योंकि पेपर मेंस में बहुत टाइम है नहीं। तो एक तो बात हो गई, डेट क्लियर हो गई। अब हमारे पास टाइम बच रहा है जून से लेके फरवरी 26 तक का, जून से लेके फरवरी 26 तक का। अब टाइम काउंट कर लो कितने दिन बच रहे हैं। फिर जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 6 महीने ये, जनवरी 7, और 8 महीने लगभग टाइम है आपके पास, तकरीबन 8 महीने टाइम है। अब आपको टेक्निकल भी पढ़ना है, नॉन टेक भी पढ़ना है। मेंस के लिए टाइम थोड़ा बढ़ गया यहाँ पर प्रीलिम्स के लिए आपके पास अभी से 8 महीने। अब इसमें
2-3 कैटेगरी, कुछ पुराने बच्चे तैयारी कर रहे हैं, उनको रिवीजन पे फोकस करना है, कुछ बिल्कुल नए बच्चे प्लान कर रहे हैं कि मुझे ईएससी देना है। तो नए कैंडिडेट में भी ज्यादातर तो वो बच्चे हैं, देखो 3 कैटेगरी में बढ़ जाते हैं। एक स्टूडेंट है जिसको केवल गेट देना है, एक है जिसको ईएससी देना है, पर यह संख्या कम है। ईएससी वाले ज्यादातर गेट देते हैं, गेट वाला हर बच्चा ईएससी नहीं देता, पर ईएससी वाले ज्यादातर बच्चे गेट अपीयर करते हैं। तो मतलब एक तीसरी कैटेगरी गेट एंड ईएससी दोनों। गेट तो मैक्सिमम बच्चा देता है, ईएससी फिर भी संख्या कम है, और एक कैटेगरी बन गई जो दोनों पेपर देते हैं। तो हमें स्टार्ट कैसे करना है, प्लानिंग कैसे करनी है, वो सारी चीजों पे हम बात करेंगे। 8 महीने में ईएससी की तैयारी करनी है। जो बच्चा गेट अपीयर कर रहा है, जो बिगिनर है, जो अभी तैयारी शुरू कर रहा है और वो गेट को प्लान कर रहा है, ध्यान रखिए गेट भी फरवरी में, ईएससी प्रीलिम्स भी फरवरी में। बिगिनर के लिए बहुत मुश्किल होगा कि वो दोनों पेपर एक साथ कर पाए। एसी रूम में बैठ के कह देना बड़ा आसान काम है। भाई कोचिंग अगर है तो कोचिंग से पूछोगे कर ले, वो कहेगा हाँ कर लो, क्योंकि कोचिंग के लिए रिवेन्यू मॉडल भी है। अरे भाई इंजीनियरिंग फील्ड में लिमिटेड कोचिंग है, टीचर उतने हैं, सबको दाल रोटी चलानी है, तो कोचिंग थोड़ी मना करेगा कि मत करो। वो तो कहेंगे आप फीस लाओ कर लो, कोई भी कोचिंग की बात हो, वो मना क्यों करेगा। पर मैं तो सिंपल आपको ये कह रहा हूँ, ये तो आपकी कॉल है, ये तो आपकी कॉल है कि आप कितना कर पाएंगे, आपकी कैपेबिलिटी कितनी है, आपकी तैयारी कितनी है, या पहले से आप पढ़ते आ रहे हैं या पहली बार आप पढ़ना शुरू कर रहे हैं। ये तो टाइम के हिसाब से आप तय करोगे कितने टाइम में कितना कर पाओगे। तो जो बिगिनर है, जो पहली बार गेट देने जा रहा है, वो गेट ही तैयारी कर पाएगा उतने टाइम में। 50 एग्जाम के पीछे मत भागना। सबसे बड़ी प्रॉब्लम पेपर क्यों नहीं निकलते, रोज मैसेज आते हैं, कम से कम 50 मैसेज डेली आते हैं, हर तरीके के बच्चों की क्वेरी रहती है। जनरल क्वेरी बहुत बार आती है, सर मैं 20 का पास आउट हूँ, 18 का पास आउट हूँ, 22 का पास आउट हूँ, क्या करूं। हमेशा मैं पहली ही क्लास में ओरिएंटेशन जब कराता हूं, पिछले 13-14 साल में, हर साल हर बैच में पहली क्लास में मैंने यही बताया है, ओरिएंटेशन में मल्टीपल एग्जाम जिनका सबका सिलेबस अलग अलग हो, उनके चक्कर में एक साथ मत पढ़ो, नहीं निकलेगा। सिर्फ वही फॉर्म एक साथ भर सकते हो जिनका 80% सिलेबस मैच करता हो और बाकी 20% कवर करने के लिए थोड़ा गैप हो। वही फॉर्म, फिर रिपीट कर रहा हूं, सुनो ध्यान से, वही फॉर्म एक साथ भरे जा सकते हैं जिनका 80% सिलेबस मैच करता हो, क्योंकि वो पार्ट हमारा तैयार है, और बाकी 20% डिफरेंस अगर सिलेबस का है, उसके लिए महीने 2 महीने गैप होना चाहिए एग्जाम के बीच में, तब वो 20% हम तैयार कर पाएंगे। तो जो बिगिनर है, पहली बार गेट देने जा रहा है, वो गेट ही टारगेट करे, ईएससी के चक्कर में ना पड़े, मना कर रहा हूं मैं। अब आरोहन खुद ईएससी का बैच चला रहा है तो भी मना कर रहा हूं मैं, क्योंकि मेरे लिए कोई कोचिंग बिजनेस मॉडल नहीं है। क्लियर है, सिंपल सी बात कर रहा हूं, ये अपने आप का कॉल, खुद का कॉल है कि पहले तो कौन तय करे कि मुझे देना क्या है पेपर, दूसरे को देख के फॉर्म भरते हैं, ये आपकी कॉल है कौन सा एग्जाम देना है। तो गेट देना है तो फिर गेट टारगेट करना है, 50 एग्जाम के चक्कर में नहीं पढ़ना है। और गेट में भी अगर गेट देना है तो 2 चीजें दिमाग में रखनी है कि सर गेट में 2 चीजें हैं, एक तो मुझे पीएसयू मिल जाए या मुझे एमटेक का मौका मिल जाए। कुछ लोग, कुछ संख्या पीएचडी वाली होती है, पीएचडी का मौका मिलेगा, पर मेजर जो क्राउड है इंजीनियरिंग ग्रेजुएट वाला, वो पीएसयू या एमटेक के लिए जाना चाहता है। अब प्रॉब्लम ये है, पीएसयू का ट्रेंड क्या चल रहा है, हाल फिलहाल में तो कम रैंक पर भी अच्छे पीएसयू मिल गए। 4-5 साल पहले कंपटीशन बहुत ज्यादा हो रहा था। तो पीएसयूज एक बार चेक कर लो, जो आपकी ब्रांच है, भाई मैकेनिकल में पिक्चर अलग है, सिविल की पिक्चर अलग है, तो जो पीएसयूज गेट में आते हैं, किन स्कोर पर, किन रैंक पर पीएसयू मिलते हैं, क्या वहां तक तैयारी मेरी पहुंच रही है कि नहीं। तो अगर मुझे पीएसयू मिल जाए, मेन तो हम इसके लिए तैयारी करते हैं, पर अगर पीएसयू नहीं भी मिल रहा और अच्छी ब्रांच, अच्छी आईआईटी से मिल जाए या आईआईएससी से मिल जाए, ठीक ठाक ब्रांच, ठीक ठाक इंस्टीट्यूट से मिल रही है, और गैप अगर किसी का ज्यादा हो रखा है, तो एमटेक क्यों नहीं करना चाहते, क्या प्रॉब्लम है इसमें। कई लोग कहते हैं सर मैंने एक टीचर से पूछा था, उन्होंने कहा मत करना, और वो टीचर खुद एमटेक करके बैठे हुए हैं। एमटेक करके अपॉर्चुनिटी मुझे तो नहीं लगता कम हो जाएगी, उल्टा बढ़ेगी ही। भाई अगर किसी का 3 साल गैप हो रहा है, तो चौथे साल में वो 12 घंटे बैठ के तैयारी नहीं करेगा, गैप कर भी देगा तो 12 घंटे नहीं पढ़ेगा, और 3 साल की तैयारी में मैक्सिमम चीजें वो पढ़ा है, उसको रिवीजन ही करनी है। तो एमटेक ज्वाइन करने के साथ रिवीजन तो कर सकता है भाई, पर पॉइंट वही है, जैसे जॉब वाला तैयारी करता है, 8 घंटे जॉब भी कर रहा है, तैयारी भी कर रहा है, तो एमटेक वाले को भी डिसिप्लिन वैसा मेंटेन करना पड़ेगा कि कॉलेज भी जाए और 4-5 घंटे रिवीजन को टाइम भी दे, तब तो वो तैयारी में बना रह सकता है। पर अगर किसी का देखो पहली बार तैयारी किए
पहली बार तैयारी किए, सिलेक्शन नहीं हुआ, लग रहा है कि सर मैं 5-10% 5% कट ऑफ से दूर रह गया, तो समझ में आता है कि पोटेंशियल था, तैयारी थी, थोड़ी कहीं गलती हो गई, या टाइम नहीं दे पाए, या समझ नहीं पाए कंपटीशन को, तो सेकंड अटेम्प्ट आप दे दोगे। तो पहले दूसरे साल तैयारी के लिए सही 1 से 2 साल की ही तैयारी सही है। उतने टाइम में अगर किसी का सिलेबस तैयार नहीं है तो जीवन भर नहीं होगा। 2 साल लगाकर भी अगर सिलेबस तैयार नहीं है तो 10 साल भी किसी का गैप हो जाए, सिलेबस जिंदगी में खत्म नहीं होगा। 1 से 2 साल में चीजें पढ़ चुके होते हैं। तीसरा साल अगर गैप हो रहा है, और जिसका तीसरा साल गैप है, एक बार अपने आप से पूछे, पहले साल दूसरे साल में जितनी मेहनत उसने की थी, उतनी मेहनत वो तीसरे साल गैप करके नहीं कर रहा होगा। वो 10-12 घंटे पढ़ाई जो पहले दूसरे साल में हुई होगी, वो मोटिवेशन यहाँ पर नहीं आ रहा होगा। मैक्सिमम टाइम दिमाग में फ्रस्ट्रेशन आता है कि मैं सही कर रहा हूं कि गलत। तो तीसरा साल जो पूरा गैप हो रहा था, उसको पूरा गैप करने की बजाय अगर वो एमटेक करता और साथ में रिवीजन कंटिन्यू करता, तो एक तो गैप भी कवर होता चलता, ज्यादा गैप नहीं बढ़ता, डिग्री भी बढ़ जाती और अपॉर्चुनिटी बढ़ती ही, घटती नहीं। मुझे नहीं लगता कि एमटेक में कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही किसी को। एमटेक में किसी का कैंपस प्लेसमेंट ही नहीं हो रहा होगा अच्छे कॉलेज में ठीक ब्रांच से, ऐसा नहीं है। यहाँ भी अपॉर्चुनिटी बढ़ेंगे और गैप बढ़ रहा है और ऑप्शन नहीं है, तो उसको करने में कोई गुनाह नहीं है। ठीक, तो अगर गैप बढ़ रहा है और 10-12 घंटे नहीं पढ़ रहे हो भाई, तीसरे साल तैयारी में कोई नहीं पढ़ता इतना, ठीक है, और उसमें अगर 4-5 घंटे ही गैप करके पढ़ पा रहे हो, तो एमटेक के साथ भी 4-5 घंटे निकल सकते हैं। मेरा अपना ओपिनियन ये है। पर कई बार स्टूडेंट कहते हैं सर 7 साल गैप हो गया, मैंने कहा एमटेक क्यों नहीं किए? सर एक टीचर ने कहा था एमटेक में कुछ नहीं होगा। अरे तो एमटेक में किसी का प्लेसमेंट ही नहीं हो रहा, इसका मतलब सारे इंस्टीट्यूट बंद कर देने चाहिए फिर तो। कितने पुराने स्टूडेंट हैं जो एमटेक किए, अच्छी जगह प्लेस हुए, बाद में खुद ही कहते हैं सर हमने गलती की थी, एमटेक हमें पहले ही कर लेना चाहिए था। कितने एग्जाम्पल हैं ऐसे। पर कोचिंग वाले मैक्सिमम लोग पता नहीं क्यों नहीं एमटेक कराना चाहते। कोई कोचिंग एक मॉडल है, दोबारा बैच कर लो, तिबारा बैच कर लो, 5वीं बार बैच ज्वाइन कर लो, खेत वेत बेच के सब कोचिंग की फीस जमा कर दो। और इतना कॉमन सेंस आप नहीं लगाते कि भाई सुनार की दुकान पे जाके उससे पूछ रहे हैं कि गोल्ड खरीदूं कि ना खरीदूं, तो क्या कहेगा वो? क्या जवाब देगा कि करो, खरीद लो भाई। ये तो आपकी अपनी कॉल होनी चाहिए कि इतनी 2 साल की तैयारी में भी सिलेबस नहीं खत्म कर पाए, तीसरे साल गैप, चौथे साल गैप, उससे क्या होगा? और 7 साल गैप करके कोई छोटा मोटा एग्जाम निकल जाएगा तो वर्थ माना जाएगा। डिग्री बढ़ाने में कोई बुराई नहीं थी, एमटेक कर सकते थे अगर गैप बढ़ रहा है। ये तो फिर गेट का पर्पस क्या रहा? गेट पेपर देने का क्या मतलब है? ठीक है। दूसरी बात आती है, सर मुझे गेट मैंने दिया हुआ है, कई चीजें मेरी पढ़ी हुई हैं, अब मैं ईएससी को भी टारगेट कर रहा हूं। तो जो गेट चीजें पढ़ा हुआ है वो बेसिकली गेट एंड ईएससी वाली कैटेगरी होगा, या ओनली ईएससी देना चाहे कि गेट में 3-4 बार दे चुका हूं, मुझे ओनली ईएस देना है, पुराने स्टूडेंट हैं जो। तो गेट एंड ईएससी अगर देना है, दोनों पेपर देना है, तो दोनों फरवरी में है, चीजें आपकी पढ़ी हुई है, रिवीजन आपको मेनली करना है। अब टारगेट क्या रखेंगे? देखो मैं आपको ये क्लियर कर दूं, सबसे पहला जो आपका काम होना चाहिए, दोनों का सिलेबस निकाल लो और दोनों के प्रीवियस ईयर पेपर देख लो। ये बिल्कुल पहले लेवल की स्ट्रेटजी है, पहला स्टेप यही होना चाहिए। पुराने स्टूडेंट के लिए भी ये करना जरूरी है, सिलेबस निकालो और प्रीवियस ईयर एनालिसिस भी। ईएस में आप 2025 का पेपर अवेलेबल है, 2025 से लेके 17 तक डिक्रीजिंग ऑर्डर में ट्रेंड क्या रहा है, एनालिसिस गेट में भी कर सकते हैं। अब ये दोनों पेपर में कॉमन सबसे इंपॉर्टेंट एरिया मैथमेटिक्स एंड एप्टीट्यूड, इन दोनों पेपर में कॉमन है मैथमेटिक्स एंड एप्टीट्यूड, दोनों में आएगा ना ये। तो पेपर 1 अगर ईएससी की बात कर रहे हैं और गेट भी देना है, तो मैथ्स एप्टीट्यूड दोनों में कॉमन है। इसके बिना तो देखो गेट में भी अच्छा स्कोर करना मुश्किल है, ईएससी में भी स्कोर करना मुश्किल है। तो पहले इन्हीं दोनों की बात कर लेता हूं, मैं इन्हीं दोनों के बारे में बता देता हूं पहले। समझ आ रहा है पॉइंट? तो अब जो 8 महीने की तैयारी है वो कैसे होनी चाहिए? देखो टेक्निकल भी पढ़ना है, नॉन टेक भी पढ़ना है। मेन एग्जाम आपका टेक्निकल है, पर सबसे ज्यादा जो लोगों को परेशान कर रहा है वो पेपर 1 में जीएस वाला पेपर, नॉन टेक वाला। टेक्निकल तो सब अच्छे हैं, टेक्निकल में तो भाई उतना क्राउड है कि सब बढ़िया है, गेट भी दे रहे हैं, ईएस भी दे रहे हैं, टेक्निकल दिन रात पढ़ रहे हैं, इंजीनियरिंग ग्रेजुएट ज्यादातर। पेपर 1 सबके गले की हड्डी बना हुआ है सर, इसमें दिक्कत हो जाती है। इस बार पेपर ठीक आ गया, 2024 के पेपर में लोगों को हवा नहीं लग रही थी, तो ये लोगों की परेशानी बना हुआ है। तो पेपर 1 आरोहन जो करा रहा है, हम पेपर 1 की स्ट्रेटजी, पेपर 1 का बैच हम चला रहे हैं,
और पेपर 1 आरोहन से बेटर कोई कराएगा भी नहीं, उतना एफर्ट भी कोई नहीं करने वाला। इसलिए नहीं कि मैं आरोहन चला रहा हूं इसलिए मैं बोल रहा हूं, आप खुद कंपेयर कर सकते हैं। अभी जो स्कोर आया है, मैं कुछ स्कोर आपको बता देता हूं। अभी तक जो बच्चों ने स्कोर शेयर किया है, हाईएस्ट स्कोर पेपर 1 का 132 नंबर है आरोहन का। आरोहन के एक स्टूडेंट ने 132 हाईएस्ट स्कोर जो अभी तक आया है, 132 इस साल अभी 2025 के पेपर में जो आंसर की मैच की है। एक बच्चे का 122 है, एक है 117, अभी जो नंबर मुझे याद आ रहे हैं। एक ने भेजा है 116, एक है 108, एक बच्चे का 102 और 90 प्लस कई हैं। अभी जो नंबर मुझे कुछ याद आ रहे हैं 100 प्लस में बता रहा हूं। सबसे ऊपर 132 एक बच्चे का बन रहा है, 122 है, 117, 16 टेलीग्राम पे भी शेयर किया है मैंने, जिन बच्चों ने बताया टेलीग्राम पे डाला भी है मैंने, आरोहन पे ऐप पे भी डाला होगा। तो 132, 22, 17, 16 ये कुछ बच्चों ने स्कोर शेयर किए हैं। तो काबिलियत ऐसा नहीं कि आरोहन ने जो पढ़ा दिया बस बच्चे उसी से, मेन पॉइंट ये है कि सारे क्रेडिट बच्चों को जाता है। मैंने कभी आज तक नहीं कहा कि मैं पढ़ा रहा हूं तो सारा क्रेडिट मुझे जाता है, नहीं, मेरा एफर्ट 1% है, 99% बच्चे का है। क्योंकि कुछ बच्चे आरोहन पे ऐसे भी तो होंगे जिनका स्कोर 54 नंबर आ रहा है, 50 नंबर आ रहा है। अब भाई अगर ये इसका क्रेडिट मुझे मिलना चाहिए तो इसका डिसक्रेडिट भी मिलना चाहिए कि जब एक ही टीचर पढ़ा रहा है तो कुछ ज्यादा कुछ कम क्यों ला रहे हैं। थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है फोकस में। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो सिर्फ इसी एग्जाम की तैयारी कर रहे थे, कुछ ऐसे हैं जो आरआरबी भी दे रहे थे, यूपीपीएससी एई भी दे रहे थे। तो अलग अलग एग्जाम में डिस्ट्रैक्शन के कारण यहाँ का सिलेबस अलग है, जिससे मार्क्स पे इंपैक्ट आता है। टीचर सबको बराबर पढ़ा रहा है, पर खेल यहाँ पे फोकस का है कि कौन बच्चे सिर्फ इसकी तैयारी कर रहे थे और कौन से वाले कई एग्जाम में एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट हो जा रही थी। तो जब कई एग्जाम में सिलेबस अलग अलग है तो ऑब्वियस सी बात है स्कोर पे इंपैक्ट आएगा। तो सारा क्रेडिट बच्चों की मेहनत को जाता है। पर ये अलग बात है, बच्चे बेचारे इतने हम्बल हैं, अच्छा स्कोर बनता है सीधे कह देते सर आपकी वजह से हुआ। और मेरा अगली लाइन मेरी ये होती है, मेरी वजह से नहीं हुआ भैया, तुम्हारी मेहनत से हुआ। अपना एफर्ट का क्रेडिट किसी को आसानी से मत दे दिया करो। पर कई बार कोचिंग वालों में कंपटीशन लगा रहता है कि ये बच्चा मेरे इंस्टीट्यूट के आगे से गुजरा था, इसका क्रेडिट भी मुझे जाता है। इसने बस इंस्टीट्यूट का लोगो चेक कर लिया था, देख लिया था, या इंटरव्यू में आया था, इसका क्रेडिट भी मेरा ही है। तो वो बच्चा तो बेचारा ढोल नहीं पीट पाता कि वो सिलेक्ट हुआ था, उसके बजाय जो इंस्टीट्यूट्स हैं और सब इंस्टीट्यूट सेम रैंक छाप दे रहे हैं। तो ये तो इन चक्करों में पढ़ना भी नहीं चाहिए। मैं सीधी सीधी बात कह रहा हूं, इस बात से कोई मेरा लेना देना नहीं। मैं सिंपल आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि पोस्टर देखकर, बोर्ड देखकर तय नहीं होता कहां क्या पढ़ रहे हैं क्या नहीं पढ़ रहे हैं। पॉइंट सारा ये है कि भाई कोई भी इंस्टीट्यूट हो, बड़े से बड़ा इंस्टीट्यूट हो, बड़े से बड़ा टीचर हो, जब इतनी भीड़ पड़ रही है, इतने लोग पढ़ रहे हैं, कई लोग अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, कई लोग अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पे इंस्टीट्यूट की वाहवाही या नहीं उसकी बात नहीं है, ये पर्सन टू पर्सन एफर्ट किसका क्या रहा है उसका डिस्कशन है। कि अगर इनका स्कोर का क्रेडिट मुझे जाता है तो जो नहीं कर पाए वो भी डिस्क्रेडिट मुझे मिलना चाहिए फिर तो इंस्टीट्यूट की वाहवाही की बात नहीं, मेहनत क्रेडिट सब बच्चे का है। टीचर इंस्टीट्यूट कोई भी गाइड कर रहा है और हर इंस्टीट्यूट या टीचर कोशिश करता है कि वो मैक्सिमम अपना एफर्ट करे। कोई भी टीचर ये तो नहीं सोचता कि भाई खराब पढ़ाए, सबकी अपनी एक लिमिटेड नॉलेज है, सबका एक लिमिटेशन है, नॉलेज तो एक ओशन की तरह है, सबका एक लिमिटेशन, हर कोई प्रयास करता है अच्छा कराए। अब हो सकता है किसी के नोट से क्वेश्चन ज्यादा फंस गए, किसी के कम फंसे, अगली बार कुछ और हो जाएगा। तो मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये है बच्चों से बच्चों में डिफरेंस जो आ रहा है कंपटीशन में, सारा खेल फोकस का है। और ये भी बात नहीं है कोई बच्चा कह दे, पहली बार जब कोई स्टूडेंट आता है मैसेज करता है सर जीएस मेरा बड़ा वीक है, मैं कैसे कर पाऊंगा, या मैं वीक स्टूडेंट हूं। देखो मैं आपको एक सिंपल सी बात बोलता हूं, इसका जवाब ये है 14 साल 15 साल हो गए पढ़ाते हुए, जो मैं जीएस पोर्शन पढ़ा रहा हूं वो पढ़ाते 14-15 साल हो गए। शुरुआत जब मैंने टीचिंग की थी तो मैं पढ़ाता था मैथमेटिक्स, स्टार्टिंग का मेरा सबसे फेवरेट सब्जेक्ट मैथमेटिक्स रहा है, और जितने साल मैंने पढ़ाया होगा उसमें शुरुआत के 5-7 साल मैथमेटिक्स ही पढ़ाया है। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, जेई मैथमेटिक्स यही पढ़ाया है, जो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था। मुझे कभी कोई कमजोर स्टूडेंट नहीं मिला आज तक, ना मैथ्स पढ़ाते समय ना जीएस पढ़ाते समय, कि मुझे कोई कमजोर स्टूडेंट मिला हो। कमजोर की कोई डेफिनेशन नहीं है भाई, आप फिट हैं, फिजिकली मेंटली फिट हैं तो कमजोर वाली इसमें कोई बात नहीं। आप कमजोर कैसे, कोई चीज आपने नहीं पढ़ी, आपको नहीं आती, पढ़ लोगे आ जाएगी। अगर आपको मैं कोई चीज सिखा रहा हूं और आप नहीं समझ पा रहे तो वो आप कमजोर हो ऐसा नहीं है, फिर वो मेरी कमी है कि मैं आपको सिखा नहीं पा रहा हूं, वो टीचर की कमजोरी है। कोई अगर ये कह दे कि एक ही क्लास में टीचर पढ़ा रहा है, 10 लोगों को समझ आ रहा है, 90 को नहीं आ रहा, तो वो टीचर की वीकनेस है, बच्चे की नहीं। जब मैं ऑफलाइन वगैरह भी पढ़ाता था, पुराने बच्चों को याद होगा, मैं हमेशा 2-3 क्लास में
पिक कर लेता था वो बच्चे जो स्ट्रगल कर रहे थे समझने में। मैं हमेशा 2 से 3 बार रिपीट करता हूँ चीजों को, बच्चे कहते हैं सर आप रिपीट बार-बार करते हैं और आपका डाटा याद रह जाता है। उसका रीजन ये है कि जो बच्चा क्लास में स्ट्रगल कर रहा है उनको अगर आपने पिक कर लिया और आपने उनको समझा सिखा दिया तो बाकी को तो अपने आप आ जाएगा। जो ऑलरेडी पढ़े हुए हैं उनको पढ़ा के थोड़ी मतलब है। जो बच्चा अपने को वीक समझ रहा है, स्ट्रगल कर रहा है, आप उसको सिखा लोगे बाकी को अपने आप आ जाएगा। तो 3 बार रिपीटेशन इसलिए करनी पड़ती है। पहली बार में हम केवल सुनते हैं, दूसरी बार में हमें लगता है अच्छा ये बोला था, तीसरी बार में समझ आता है कि क्या कहा था, क्योंकि नया सब्जेक्ट है, जीएस आपका एरिया नहीं है। पर ये कह देना कि आप कमजोर स्टूडेंट है, ऐसा मैं मान नहीं सकता। इतने साल में कोई नहीं मिला, क्योंकि इतने साल में कम से कम अगर मैं 14 साल की बात करूं जीएस की, 7 लाख से कम बच्चे नहीं पढ़ाए होंगे अभी तक, ऑनलाइन ऑफलाइन मिलाकर। ऑनलाइन ऑफलाइन 7 लाख से कम नहीं होगा, नंबर ज्यादा ही होगा। और कमजोर बच्चा तो भाई मैं नहीं मानता कमजोर बच्चा कोई है, क्योंकि अभी यूपीपीएससी यही हुआ, लाइन से बच्चे स्कोर शेयर कर रखे थे, आप देख सकते हैं कितना स्कोर है। जो पहले दिन कह रहा है कि सर मुझे नहीं आता, जीएस में कैसे कर पाऊंगा, ईएससी में भी आप देख सकते हो। आरआरबी आरोहण स्टार्ट हुए आज 2 साल 1 महीना हो गया। आरोहण स्टार्ट हुआ मई 2023 में, 2 साल 1 महीना हो गया। और जीएस में रिजल्ट आप बैक टू बैक देख सकते हैं आरोहण के किसी भी एग्जाम का, सीजीपीटीएम हुआ हो, यूपीपीएससी यही हुआ हो, आरआरबी हुआ हो। अब कोई पेपर कैंसिल हुआ हो दोबारा तो उसमें तो इंस्टीट्यूट कुछ नहीं कर सकता। पर हाँ, जितने भी पेपर हुए परफॉर्मेंस वाइज सबका अच्छा रहा। पीसीएस में भी बढ़िया रहा इस बार जो प्री बच्चों ने निकाले। पॉइंट बस इतना है कि जो टीचर कह रहा है फॉलो हम कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, डिस्ट्रैक्ट तो नहीं हो जा रहे हैं, 2 महीने ये पढ़ रहे हैं फिर कुछ और करने लग जा रहे हैं, ये चक्कर तो नहीं है। एक एग्जाम्पल देता हूं मैं, और बिल्कुल रियल चीज आपको बता रहा हूं। कई कहानियां हैं वैसे, 1-2 कहानी बताता हूं। एक बार 2011 की बात है, 2011 की बात है। उस समय सिविल्स की तैयारी जब मैं कर रहा था तो एक नोन थे, उनका बच्चा इंजीनियरिंग कर रहा था, बीटेक सेकंड ईयर या फर्स्ट ईयर में था वो उसके पेरेंट्स आए कि सर ये मैथमेटिक्स में बैक लग गई है और कॉलेज कह रहा है कि मैथ्स तो ये कर नहीं पाएगा, नंबर भी बहुत कम लाया था, पता नहीं 10 से भी कम नंबर आए थे इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में, सेकंड या थर्ड सेमेस्टर की मैथ्स थी जहां तक ध्यान है, 2011 की बात है। पेरेंट्स भी आए, वो भी परेशान। वो बच्चा खुद कह रहा है कि सर मैथ्स मुझे समझ ही नहीं आती, मुझे सिंपल जो बिल्कुल अलजेब्रा, बेसिक अलजेब्रा, पॉलिनोमियल वो नहीं पता, और डिग्री नहीं पता, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स करना है और पेपर में टाइम भी शायद 1-1.5 महीने में उसका पेपर होना था। तो मैं अपनी तैयारी भी कर रहा था, कुछ पार्ट टाइम काम भी कर रहा था, और टाइम था नहीं उस समय, पर 1 या 2 घंटे मैंने कुछ कहा कि चलो 1-2 घंटे समय निकाल के पढ़ाएंगे। उस बच्चे में एक अच्छी बात क्या थी कि जो जो मैं बताता गया फॉलो करता गया। बस डेली मैं 2 घंटे समय उसको देता था, 1 महीने के लगभग पढ़ा होगा, और उस बच्चे के 58 नंबर के आसपास थे। अब मैं ये भी नहीं क्लेम कर दूंगा कि 80 नंबर ले आया था, 58 के आसपास, 60 से कम था, 58 के आसपास नंबर था, पास हो गया। इतना खुश हुआ, बिठाई लेके पहुंचा, इतना खुश हुआ 58 नंबर पे। पर मुद्दा ये है, अब क्या कहेंगे, कैपेबिलिटी 1 महीने में चेंज हो गई क्या? ये एग्जांपल इसलिए नहीं दे रहा हूं कि कैपेबिलिटी की बात, कैपेबिलिटी 1 महीने में थोड़ी बदल गई। कैपेबल वो था, बस टीचर का काम था डायरेक्शन देना, वो फॉलो किया, कर गया क्वालिफाई। एक स्टूडेंट मुझे याद है 2016-17 की बात है, 12 इंटरव्यू दिए थे उसने और 12 इंटरव्यू में रिजेक्ट हुआ था। 12 इंटरव्यू में रिजेक्ट हुआ था। फोन पे बात हुए, बड़े परेशान, सर मैं तैयारी छोड़ दूंगा, अब बेकार हो गई जिंदगी, किसी 3-4 साल भी निकल गए। उससे उस समय वैकेंसीज भी अच्छी खासी आती थी। तो उससे मैंने ये कहा था कि अगला इंटरव्यू देने जाना तो बात करके जाना, जब भी अगले इंटरव्यू का तुमको पता लगे तो बात करके तब इंटरव्यू देने जाना, सीधे मत पहुंच जाना। कम से कम 1.5 घंटे फोन पे बात हुई होगी, और 1 हफ्ते में 2-3 बार लगातार उसको मैं ट्रैक करता रहा, क्या कर रहा है, इंप्रूव कर रहा है कि नहीं कर रहा। 1 हफ्ते में 2-3 बार बात हुई होगी, 1-1.5 घंटे। अगला इंटरव्यू जो हुआ, बहुत बढ़िया परफॉर्म किया था, सिलेक्ट हो गया अगले में ही। सिर्फ उसके एक एरर था इंटरव्यू में जो मैं फील कर रहा था। अब क्योंकि जब ऑफलाइन वगैरह जब हम पढ़ाते थे, इंटरव्यू गाइडेंस सेशन भी होते थे, मॉक इंटरव्यू भी लेते थे, तो ये पता लग जाता, तो अपने बच्चों से देखो इंटरेक्ट करते करते अंदाजा लग जाता गलती कहाँ है। उस बच्चे में एक ही गलती थी, एक जो हम्बलनेस होनी चाहिए वो कमी थी। नॉलेज में कमी नहीं थी, अगर 12 एग्जाम निकाल रहा है तो नॉलेज की कमी नहीं थी, सिर्फ एक एरर था जो वो पकड़ नहीं पा रहा था, थोड़ा सा एरोगेंट बिहेवियर या स्ट्रेट फॉरवर्ड टाइप का जाहिर हो रहा था इंटरव्यू में, और उसी पॉइंट पे वो लैग कर रहा था। और थोड़ा सा जो एक प्रेजेंटेशन का काम होता है, थोड़ा वो इंप्रूव किया गया, इतने से काम में सिलेक्शन हो गया। तो कई बार जरा जरा सी चीजें हम समझ नहीं पाते, सारा गेम है फोकस का। मैं आपको ये बोल रहा हूँ, माइंड क्लियर होना जरूरी है। मैक्सिमम फॉर्म आप दूसरे को देख के भरते हो, हमेशा अपने मन की कॉल सुनो यार, मैं बार बार बोलता हूँ।
पूरे दिन में यहां वहां भटकते हो, यूट्यूब देख रहे हो, ये देख रहे हो, सोशल मीडिया 50 लोगों की बात सुन रहे हो, सबको फॉलो नहीं कर सकते, उससे बढ़िया है खुद को सुन लो। दिन में 15-20 मिनट लाइट बंद करके ठंडे दिमाग से बैठ जाया करो और अपने दिमाग से पूछा करो करना क्या है, मुझे क्या सोच के मैंने तैयारी शुरू की थी, करना क्या है, फोकस क्या है, क्या बनना है। अब कई बार देखो इंस्टीट्यूट्स क्या करते हैं, ईएस एग्जाम को इतना बढ़ा चढ़ा के प्रेजेंट कर देंगे, ईएस बनोगे, ये बत्ती वाली गाड़ी, ये बंगला, ये अरे नॉर्मल जॉब है भैया, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है स्पेशल, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। आईएएस के लेवल पे फिर भी वो चीजें हैं। इंजीनियरिंग सर्विसेज एसएससी, अभी मैं आरआरबी में देख रहा था कि आरआरबी में ये घर मिलेगा, वो मिलेगा, ये पे, अरे नॉर्मल जॉब है, इतना हाई मत दिमाग के बना लो कल को डिसअपॉइंट होने लग जाओ। एक जॉब की तरह है, हाँ अपना एफर्ट देख, क्लियर बात है, अगर मुझे तैयारी करनी है मैं अपना 100% इसको दूं, पर ये नहीं कि अगर ये नहीं हो पाया तो दुनिया खत्म हो गई। ये एक नॉर्मल जॉब ही थी, ऐसा कुछ नहीं छूट गया जीवन में कि पता नहीं क्या चला गया। कोई ऐसी भी जॉब इतनी अट्रैक्टिव भी नहीं है। अब अगर मैं 14 साल से पढ़ा रहा हूं तो कितने बच्चे ये सिलेक्टेड है, कितने स्टूडेंट्स हैं, वो खुद ही कहते हैं सर जब हम तैयारी करते थे कोचिंग वाले क्या क्या बोलते थे, एक नॉर्मल जॉब की तरह ही है। तो मैं पहली चीज ये कह रहा हूं कि दिमाग पे हावी मत होने दो, अपना एफर्ट पूरा करो। और मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि भाई आप तैयारी में कमी कर दो इसको लेकर, एक नॉर्मल जॉब की तरह तैयारी करो ताकि डिप्रेशन जैसी स्थिति ना बने। हुआ ठीक है, पूरी मेहनत करी, एफर्ट किया, आपको रिग्रेट नहीं हो रहा कि मैंने कुछ कमी छोड़ी, पर नहीं हुआ तो बिल्कुल परेशान भी ना हो जाए कि सब खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। एक नॉर्मल जॉब की तरह मान के चलें। सिविल सर्विसेज अलग कहानी है। और जो लोग ईएस में सिलेक्ट होंगे उनसे बात करना जिनको 1-2 साल जॉब करते हो गया हो। लाइफ में कुछ चीजों को नॉर्मल चलने देना चाहिए, पीस भी जरूरी है, फ्रस्ट्रेशन नहीं होना चाहिए। पुराने बच्चे हैं 4-5 साल पुराने, परेशान हो जाते हैं, फोन करते हैं, थोड़ी देर बाद होगी, आधे घंटे में रोने भी लग जाएंगे। अरे तो इतना कुछ नहीं चला गया दुनिया में कि बिल्कुल ही एमटेक कर लेते तो भी दिक्कत नहीं थी यार, एमटेक करके भी डिग्री बढ़ा लेते। और अगर ईएस आईएएस जैसी जॉब होती तो बहुत सारे लोग ईएससी छोड़कर टीचिंग ना कर रहे होते। आपको ये भी बता दूं मैं, आईएएस छोड़ के कितने लोग टीचिंग में है वो चेक कर लेना, और इंजीनियरिंग सर्विसेज छोड़ के कितने लोग और काम कर रहे हैं चेक कर लेना, इससे भी जवाब मिल जाएगा आपको। अगर ईएससी इतनी बड़ी ही चीज रही होती तो ईएससी छोड़ के लोग टीचिंग थोड़ी कर रहे होते यार, और उसमें भी स्ट्रगल कर रहे हैं। कोचिंग सेक्टर में सुनामी आई हुई है, स्ट्रगल कर रहे हैं, सर्वाइवल पर खतरा है लोगों के, पर बच्चों को पेश ऐसा किया जा रहा है, चीजें पता नहीं क्या वो मिलने वाला है। सिविल सर्विसेज छोड़ने वालों की संख्या कम मिलेगी, ईएससी छोड़ने वाले खूब है। तो नॉर्मल जॉब की तरह ही मानिए, दिमाग पे हावी मत करिए कि नहीं हुआ 3 साल चलेगा मेरा क्या होगा, ये फ्रस्ट्रेशन का रूप नहीं लेना चाहिए, ठीक है। एफर्ट पूरा, एग्जाम करना देना है, तैयारी करनी है, एफर्ट पूरा रखना है, पर फ्रस्ट्रेट नहीं होना है। नहीं हुआ तो इसका मतलब ये नहीं कि परेशान हो जाए, बिल्कुल सब वो हो गया, दुखी हो गए, ठीक है। तो गेट देना है तो एमटेक का ऑप्शन, अगर गैप बढ़ रहा है तो एमटेक का ऑप्शन ओपन रखिएगा। अगर गैप बढ़ रहा है, कोई और तरीका नहीं है, कोई जॉब नहीं मिल रही, कुछ नहीं हो रहा, तो एमटेक का ऑप्शन खुला रखो। तीसरा साल अगर गैप बढ़ रहा है, आप कुछ काम करिए, चाहे आप टीचिंग करो कहीं, चाहे ट्यूशन पढ़ाओ, चाहे कोई प्राइवेट जॉब करो या कुछ करो या एमटेक करो। तीसरा साल अगर बढ़ रहा है, तीसरा चौथा गैप करके पूरा टाइम वेस्ट मत करो, कुछ ना कुछ काम करते हुए करोगे तो नर्वसनेस, फ्रस्ट्रेशन ये सब कम होगा, ठीक है। अब इस बार ईएससी देना ही है तो सर अब अप्रोच क्या होनी चाहिए वो बताइए। इस बार हमें ईएससी देना ही है तो अप्रोच क्या रखनी है, गेट भी देना है, ईएससी भी देना है। सबसे पहला सब्जेक्ट मैंने बताया मैथमेटिक्स, दूसरा इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड। और जब प्रीवियस ईयर पेपर एनालिसिस करोगे 2025 से लेके 17 तक के पेपर देखोगे, जिन जिन टॉपिक पे क्वेश्चन आए हैं, अब इतने पेपर अवेलेबल हैं, जब 17-18 में पेपर हुआ तो लोगों को अंदाजा ही नहीं था इसमें क्या आएगा। अब ठीक ठाक पेपर अवेलेबल हैं एनालिसिस के लिए, 25 से लेके 17 तक के पेपर अवेलेबल हैं। अगर हम इतने पेपर देख के वो सारे टॉपिक भी छांट लें कि भाई ये टॉपिक पे क्वेश्चन आए हैं, तो वो टॉपिक तो तैयार करना ही करना है। 17-18 में हुआ, लोगों को पता ही नहीं था क्या आने वाला है, ठीक। 24 का पेपर और गंदा आया। तो पॉइंट ये है कि इतने पेपर तो है, कम से कम पहली चीज क्या कर सकते हैं, कोई भी पढ़ा रहा हो, चाहे कोई, अब जैसे कई बार मान लो कोई कहीं टीचिंग कर रहा है तो वो पूछता है सर इसके लिए क्या अप्रोच होनी चाहिए आपके साथ। मैं ये बोलता हूँ भाई कुछ करो नहीं करो, 17 से 25 तक में जो टॉपिक आए हैं उनको तो कवर कर ही दो। आपको नहीं पता पेपर क्या आएगा, पर पहली चीज तो ये है कि वो टॉपिक जरूर कवर होने चाहिए। डाटा चेंज कर दे, कुछ करे, पर वो टॉपिक जरूर पढ़ाओ, ठीक। बुक्स वगैरह बात आती है तो बुक्स स्टूडेंट को तो नहीं, टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी मैं रिकमेंड चलो कर दूंगा, क्या क्या किताबें ठीक है,
कोई स्टूडेंट पढ़ना चाहे पढ़े, या टीचर के लिए भी ठीक है। और टीचर ये कह दे कि हमारे में तो अपडेशन नहीं होता, सेम चीज रिपीट चलती रहे, अगर टीचर पढ़ेगा नहीं और अपडेट नहीं करेगा तो फिर टीचर रहेगा नहीं, 2-4 साल में वो ऑब्सोल्यूट हो जाए, बेकार हो जाएगा। टीचर को अपडेट करते रहना चाहिए, पढ़ाते रहना चाहिए। तो मैथमेटिक्स और एप्टी ये 2 सब्जेक्ट सबसे पहले, इसके बिना देखो ईएससी में स्कोर करना मुश्किल है बहुत, गेट में भी ईएससी में भी इसके बिना स्कोर करना बहुत मुश्किल काम है। अब इन्होंने जो बताया हुआ है सिलेबस में जो बोला है, इन्होंने कहा कि 10 टॉपिक हैं और 5 से 15% हम हर टॉपिक से पूछेंगे। 10 टॉपिक हैं और 5 से 15% हर टॉपिक से हम पूछेंगे। जो बच्चे लाइव देख रहे हैं अभी सेशन के बाद अपनी क्वेरी पूछ लीजिएगा, यूट्यूब पे सेशन जाएगा वो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। नए बैच में क्या हम करवा रहे हैं वो बता दूंगा, उसका लिंक यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, ठीक। तो मैथ्स एप्टी अब 5 से 15% इन्होंने हर टॉपिक से कहा हुआ है। हम मान के चलते हैं कि एवरेज 10% मान लो, 25 से 17 तक के पेपर की वेटेज अगर मैं बताऊंगा अभी, उससे ही पता लग जाएगा कि कितने कितने क्वेश्चन किस साल में किससे पूछे गए। पर मैं एवरेज मान के चलता हूं कि चलो हर टॉपिक से 10% मान के चल रहे होंगे। मान लो 20 नंबर, 10 क्वेश्चन 20 नंबर, 2 क्वेश्चन 2 नंबर का 1 क्वेश्चन। तो मैथमेटिक्स अगर मान लो 10% पूछे, मान लो 20 नंबर का आए, तो फिर एप्टी अगर 20 नंबर का आए, अब ये दोनों को मिलाकर अगर आप देखोगे, एक बार अभी शायद 22 या 23 वाले में ये दोनों मिलाकर 62 मार्क्स का आ गया था। एवरेज इन्होंने माना है 5 से 15% के बीच हम एक टॉपिक पूछ सकते हैं, मतलब एक सब्जेक्ट से मैक्सिमम 30 मिनिमम 10 नंबर। हालांकि एग्जैक्ट परसेंटेज फॉलो करते नहीं है, पर लिखा है कि पूछेंगे सबसे। तो 20-20 नंबर अगर मान के चलें, पिछले 8-10 पेपर जो जितने हुए हैं, 9 पेपर, एक या दो बार छोड़कर हर बार 40 नंबर से ऊपर रहा है मैथ्स एप्टी। एक या दो बार छोड़कर, एक बार 36 नंबर के आसपास था दोनों मिलाकर, केवल एक या दो बार छोड़ के ये दोनों का कंबाइंड स्कोर 40 से ऊपर रहा है। एक बार 62 नंबर आया था दोनों मिला के, एक बार 46 नंबर पूछा है, एक बार 42 का पूछा गया है, मतलब ज्यादातर बार 40 से ऊपर है। तो 200 में से अगर 80 नंबर अच्छा स्कोर, ठीक स्कोर माना जाता है, जबकि आरोहण वाले बहुत बच्चे 90-100 की रेंज में भी स्कोर किए, 100 प्लस भी है, 132 तक भी है, पर तो भी मैं कह रहा हूं कि 200 में 80 तक भी कोई स्कोर कर रहा है तो ईएससी नॉन टेक ठीक माना जाएगा। और उसमें से भी आप देखो मैथमेटिक्स एप्टी ही 40 से ऊपर कवर कर दे रहा है। तो जो बच्चा गेट तैयारी कर रहा है, इंजीनियरिंग ग्रेजुएट है, आईआईटी जेईई की भी तैयारी किया हुआ है, वो मैथ्स एप्टी तो सबसे कंफर्टेबल होना चाहिए। तो आपने इसको सबसे ज्यादा समय पढ़ा हुआ है मैथ्स एप्टी को, एरिया भी पता रहते हैं, कर्ल डाइवर्जेंस ग्रेडियंट में से एक क्वेश्चन आ जाता है, गेट में भी देखो, ईएससी में भी। फिर आपका ये कॉची रीमैन इक्वेशन, सीआर इक्वेशन, वहां से क्वेश्चन आ जाता है, डिफरेंशियल इक्वेशन पे क्वेश्चन आता है। फिर आपका कर्ल डाइवर्जेंस ग्रेडियंट हो गया, एक आपका जो न्यूटन राफसन मेथड पे क्वेश्चन बनता है, प्रोबेबिलिटी पे क्वेश्चन आता है, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर है? कुछ एरिया तो ऐसे हैं जो देख के पता लगता है यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, वेक्टर से क्वेश्चन। फिर आपका जो थ्योरम है गॉस डाइवर्जेंस, वो पढ़ते थे ना, गॉस डाइवर्जेंस पढ़ते, 2 और पढ़ते थे, एक वो स्टोक्स थ्योरम, गॉस डाइवर्जेंस, एक और 3 थ्योरम जो पढ़ते थे, एक क्वेश्चन वहां से बनता है। तो मैथमेटिक्स और मैथमेटिक्स वाला जो पोर्शन है काफी डिफाइंड भी है, एक फिक्स एरिया है मैथमेटिक्स। हाँ, पिछली बार क्वेश्चन लेंथी आ गए थे, पर जनरली मैथमेटिक्स जो आता है वो बनता है, क्योंकि गेट की तैयारी तो कर ही रहे हो भाई, पढ़े भी सबसे ज्यादा यही हो। इस बार थोड़ा सा अच्छा और हो गया। मैं हमेशा बोलता हूं, अगर मैथ्स कम आएगा तो एप्टी ज्यादा आएगा, और एप्टी कम होगा तो मैथ्स ज्यादा होगा, ये दोनों मिलाकर 40 से ऊपर रहेगा। नेक्स्ट ईयर भी आपको देखने को मिलेगा 40 से ऊपर उम्मीद कर सकते हो। अगर मैथ्स कम आया तो एप्टी ज्यादा, हमेशा बोलता हूं ये, 17 से लेकर हर साल मैंने बोला है, अगर मैथ्स कम तो एप्टी ज्यादा, और एप्टी कम होगा तो मैथ्स ज्यादा हो जाएगा, ये दोनों मिलाकर 40 प्लस रहेगा। इस बार भी देखो अच्छा खासा स्कोर, इस बार कितने 21 क्वेश्चन आए हैं, इस बार 42 नंबर का था, 2025 वाले में 42 मार्क्स का आया और एप्टी ज्यादा आया है, इसलिए स्कोर भी लोगों का बढ़ रहा है। ग्रीन्स थ्योरम, करेक्ट, ग्रीन्स थ्योरम, इस बार स्कोर भी लोगों का इसलिए बढ़ा क्योंकि एप्टी वेटेज बढ़ गया, और एप्टी में बहुत लंबे क्वेश्चन नहीं होते, एक आध क्वेश्चन लेंथी रहा होगा, बाकी जनरली 4-5 लाइन के ही होंगे, क्योंकि एप्टी अगर लंबा क्वेश्चन हो रहा है फिर एप्टी का मतलब क्या रहा। थर्ड सब्जेक्ट इस बार जो कई एग्जाम में धूम मचा रहा है, ये बेसिक्स ऑफ एनर्जी एनवायरनमेंट, बेसिक्स ऑफ एनर्जी एंड एनवायरनमेंट, बेसिक्स ऑफ एनर्जी एनवायरनमेंट। ये सब्जेक्ट मैंने यूट्यूब पे भी देखो डाल दिया था, 1.5 साल पहले यूट्यूब पे भी डाल दिया था।
सिविल सर्विसेज में भी आता, हर एग्जाम में आता, हर पेपर में, यूपीपीएससी यही रहा हो, कोई पेपर, ये सब्जेक्ट जो मैंने कराया था कंप्रहेंसिव कराया था कि लगभग एरिया कवर कर रहा है। अभी लाइव में फिर कराऊंगा मैं ईएससी में, जो मेरा सब्जेक्ट होगा वो इसी से स्टार्ट करूंगा फिर से। तो बेसिक्स ऑफ एनर्जी एनवायरनमेंट इस बार 12 क्वेश्चन थे, 12 क्वेश्चन थे, 3 क्वेश्चन छोड़ के 9 क्वेश्चन मैंने सॉल्व कराए थे। जब आपको 9 क्वेश्चन आपकी क्लास से बन गए थे, जो मैं हमेशा कहता हूं कि अगर 10 क्वेश्चन आए 7 आपको कॉपी से मिल जाएंगे, 3 की गारंटी नहीं है, हमेशा बोलता हूं। इस बार भी 12 आए, 2 तो मैथमेटिकल मॉडल पूछ दिया था, वो नहीं पढ़ाया था मैंने, एक क्वेश्चन स्टेटमेंट वाला था वो नहीं कराया था। 9 क्वेश्चन तक आपके बन जाते, डायरेक्ट क्वेश्चन थे। तो बेसिक्स ऑफ एनर्जी एनवायरनमेंट आरोहण पर जो होगा, आपको जरूरत नहीं है भागने की, क्लास कर लोगे बहुत है, इससे ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। किसी भी एग्जाम में एनर्जी एनवायरनमेंट वही काम आ जाएगा, आपको कंप्रहेंसिव मैनर में ही पढ़ाया जाएगा, लगभग एग्जाम कवर कर देगा, और जो क्लास में होगा मोर देन एनफ। ठीक है, इसमें आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, क्लास में जो कराया जाएगा सफिशिएंट रहेगा। मैथमेटिक्स एप्टी भी आरोहण पर जो कराया गया, मैथमेटिक्स में हमने जो मैथ्स के टॉपिक है वो तो थे ही, उसके साथ में जो ये वाला पोर्शन आता है, लैप्लास, फोरियर ट्रांसफॉर्म, फोरियर सीरीज, जेड, ये सब भी करवा दिए थे। मैथमेटिक्स में ज्यादा से ज्यादा कवरेज करवा दिया था, कुछ भी आ जाए तुम्हारा बन जाए ये। ठीक, आरोहण पर अभी जो आज से बैच शुरू हुआ है, पहला सब्जेक्ट हमने एप्टी शुरू करवाया है। रीजन क्या है, एप्टी मैथमेटिक्स की तुलना में छोटा सब्जेक्ट है, कई बच्चे हैं डिप्लोमा वाले या मैथमेटिक्स में कंफर्टेबल नहीं है, तो उनको एप्टी करना चाहिए। एप्टी सबके लिए कॉमन हो गया, कोई बच्चा मैथमेटिक्स में नहीं भी कंफर्टेबल है तो एप्टी कर सकता है। सबसे पहले एप्टी शुरू करवाया है, जो पढ़ा रहे एक्सपीरियंस फैकल्टी हैं, कई साल से पढ़ा रहे हैं, सत्यप्रकाश यादव सर ने आज शुरू किया एप्टी, पहला लेक्चर आज हो गया है। एप्टी पहले खत्म करेंगे, जितने क्वेश्चन आए हैं ईएससी वगैरह में वो कराए जाएंगे, गेट वाले भी कवर होंगे। जब सब्जेक्ट खत्म होगा तो सब्जेक्ट की थ्योरी, सब्जेक्ट के पीडीएफ, ईएससी गेट के क्वेश्चन और उनके अपने प्रैक्टिस क्वेश्चन, वो सब करा के कंप्लीट, फिर वो मैथमेटिक्स शुरू कराएंगे। वैसे ही मैथ्स में भी सब कुछ कंप्लीट कराया जाएगा, क्वेश्चन, थ्योरी, पीडीएफ, सब कुछ ए टू जेड। सिमिलरली मेरे सब्जेक्ट में भी रहेगा ऐसे ही, यही अप्रोच रहेगी कि जो सब्जेक्ट जब कंप्लीट होगा तो उसका ए टू जेड सब कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, एनर्जी एनवायरनमेंट। अब कुछ लोग कहते हैं सर कोई किताब पढ़नी हो तो क्या करें, मैं सेल्फ स्टडी करना चाहता हूं, किताब करें तो क्या करें। देखो, एनर्जी एनवायरनमेंट में सब चैप्टर बड़े अलग अलग है। एक चैप्टर है आपका ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन के बारे में, स्मोक एसिड, एक पॉल्यूशन का है, एक एनर्जी का बिल्कुल अलग टॉपिक है, जहां पे टेक्नोलॉजी का पार्ट भी आ जाता है। तो एक सोर्स में सारा तो नहीं, पर कुछ अच्छी किताबें कुछ टॉपिक के लिए अगर पढ़नी हो, टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से बता देता हूँ, स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से तो जो मैं करा ही रहा हूँ क्लास, तो मेरी जिम्मेदारी है कवर करना। पर तो भी कुछ लोगों को लगता है नहीं नहीं सर सोर्स बता दीजिए, या चलो मैं आपको बोल देता हूँ, या कुछ लोगों को लगता है सर आप इतने साल से पढ़ा रहे हैं, आप क्या फॉलो करते हैं। इन्वायरमेंट में काफी मटेरियल अवेलेबल है, सिविल सर्विसेज का भी और दुनिया भर का मटेरियल अवेलेबल है। कुछ अच्छी किताबें जो एनवायरनमेंट की मुझे लगती है, एक तो NIOS की किताब है, ओपन स्कूल की एक बुक है एनवायरनमेंट की, 11th या 12th क्लास की बुक है वो, NIOS की एक बुक है, वो अच्छी किताब थी एनवायरनमेंट की। एक किताब मुझे ये बड़ी पसंद थी, ये किताब मुझे काफी पसंद थी, अब तो पता नहीं शायद पब्लिशर चेंज हो गया है इसका। ये नाम है, देखो, इन्वायरमेंटल स्टडीज, दिखा देता हूं मैं, पर स्टूडेंट को पढ़ने की जरूरत है नहीं क्योंकि उतना टाइम ईएससी में नहीं मिलेगा। सिविल सर्विसेज वाले को रिकमेंड करना हो तो कर सकते हो। इन्वायरमेंटल स्टडीज फ्रॉम क्राइसिस टू क्योर, और ऑथर का नाम है आर राजगोपालन, ये अच्छी किताब है एनवायरमेंट की। पब्लिशर शायद अभी चेंज हो गया हो, कवर पेज, इन्वायरमेंटल स्टडीज फ्रॉम क्राइसिस टू क्योर बाई आर राजगोपालन, ये बुक का नाम है। सिविल्स वगैरह के लिए बुक पढ़ते हैं बच्चे, उनको रिकमेंड कर सकते हो। आप लोगों को जरूरत नहीं है, जो मैं पढ़ाता हूँ क्लास में ऑलरेडी सब चीजें कवर्ड है। उसमें NIOS की एक किताब है, फिर ये वाली किताब मैंने बताई, एक टीरी जो एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट है उसकी एक बुक आती है टीरी की, उसमें एनर्जी टेक्नोलॉजी का पार्ट अच्छा दिया हुआ है। ES के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको जरूरत नहीं है, ना पढ़ना चाहे ना पढ़ें, जो मैं कराता हूँ सारी चीजें कंप्लीट मैं अपने आप करता हूँ। इन्वायरमेंट में उसके अलावा फिर बहुत रेयरली कहीं कुछ छूटता है, सब चीजें कवर हो जाती हैं। फिर क्वेश्चन कराते हैं तो भी कवर हो जाता है, क्वेश्चन मैं सिविल्स के भी करा देता हूँ इसके अंदर। ठीक है, और उसके बाद भी कह रहा हूँ 12 क्वेश्चन आएंगे तो 9 बन जाएंगे, 2-3 तब भी नहीं बनेंगे, क्योंकि कोई लिमिट नहीं है। जैसे मैथमेटिकल मॉडल पूछ दिया, वो मैंने नहीं कराया, पर काफी है, 12 में से 8-9 बन जाए बहुत अच्छा स्कोर है, कम नहीं है। चौथा सब्जेक्ट मैं रिकमेंड करूंगा सीक्वेंस में, हर बार जो बोलता पहले मैथमेटिक्स और एप्टी,
इन दोनों में से कोई एक शुरू करना है। अभी जो तैयारी शुरू कर रहे हैं, मैथ सेफ्टी में से कोई एक लेके चलें। एनर्जी एनवायरनमेंट तीसरा सब्जेक्ट, चौथा इंजीनियरिंग एथिक्स, चौथा है इंजीनियरिंग एथिक्स। शुरू के ये 4 सब्जेक्ट सबसे सेफ, एक तो इनमें आइडिया भी रहता है कि किस तरह के क्वेश्चन बनेंगे, जैसे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, स्टैंडर्ड क्वालिटी, इन दोनों में अंदाजा नहीं लगता कि वो किस लेवल पे क्या पूछ लेगा, कोई कर्व, कोई मॉडल, कुछ भी पूछ बैठा है। पर ये कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जहां क्लियरिटी, जैसे आईसीटी है, आईसीटी में कुछ भी पूछ रहा है, ठीक। तो पर ये कुछ सब्जेक्ट हैं जहां पर क्लियर है कि पढ़ के जाओगे तो क्वेश्चन बनेंगे। ऐसा नहीं होगा कि 10 क्वेश्चन है और 10 में से एक भी ना बने। एथिक्स में भी अगर मान लो 10 क्वेश्चन आते हैं, अगर एथिक्स में 10 क्वेश्चन आते हैं तो 6 तक तो मैं कह सकता हूं कि आपके नोट से बन जाएंगे, 6 तक नोट से बन जाएंगे। 3-4 क्वेश्चन में हो सकता है ज्यादा बन जाए, हो सकता है कम। इस बार जैसे 10 के लगभग क्वेश्चन थे, 2 टफ थे, बाकी 8 कॉपी के थे। 2 क्वेश्चन में दिक्कत थी जो टफ थे इस बार के, बाकी बन जाते। पेपर सॉल्व करवाया था, ये इसी का चेक कर सकते हैं, यहां से देख सकते हो। एथिक्स इस बार जो आया था ये था, इस बार के पेपर में ये था वेटेज। मैथमेटिक्स 6 क्वेश्चन आए थे, एप्टी 15 आया था इस बार, एनवायरमेंट 12 था, एथिक्स 10 था। तो एथिक्स में 2 क्वेश्चन में दिक्कत थी, 8 आपकी कॉपी से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे थे, कुछ भी ट्रिकी नहीं था। आईसीटी में 10 क्वेश्चन था, 3 क्वेश्चन काम के थे, बाकी गंदे क्वेश्चन थे। कोई भी क्लेम नहीं कर सकता कि इससे कराया हमने, ये कंप्यूटर के अंदर से पूछा हुआ जाके, कंप्यूटर साइंस लैंग्वेज क्वेश्चन। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, स्टैंड क्वालिटी, ये भी देखते हैं। तो पहले आ जाते हैं इस पर। चौथा सब्जेक्ट जो हमारी अप्रोच पे होना चाहिए मेरे हिसाब से, इंजीनियरिंग एथिक्स होना चाहिए। छोटा सब्जेक्ट है, 2 कारण है इसको बताने के। छोटा सब्जेक्ट है और क्वेश्चन बनते हैं। छोटा सब्जेक्ट है पर अगर कोई समझा दे तो ये सब्जेक्ट बहुत आसान हो जाएगा। अपने से पढ़ने बैठ गए तो हवा नहीं लगेगी इसमें, क्योंकि मैच्योरिटी का लेवल है। अगर कोई मैच्योर पर्सन कराएगा, जो इसका सब्जेक्ट रहा हो बहुत समय उसने दिया है पढ़ने को, तब वो आसान कर देगा चीजें आपके लिए। क्योंकि मोरलिटी और एथिक्स का अंतर समझने में हालत खराब हो जाएगी अगर अपने समझेंगे। और एक लाइन में टीचर बता देगा भाई एथिक्स जो है कहीं ना कहीं प्रोफेशन से जुड़ी बात है, मोरलिटी एक इंडिविजुअल अप्रोच है, इतना सा अंतर है। तो टीचर इस सब्जेक्ट को कम टाइम में इफेक्टिव तरीके से करा देगा और एग्जाम में बन भी जाएगा। पतली पतली किताबें ही हैं, पर अपने से करने बैठ गए दिक्कत होगी। एथिक्स सिविल सर्विसेज में भी आता है, पर सिविल सर्विसेज में जो एथिक्स आता है वो सब नहीं पढ़ना होता। उसमें से हमको अप्लाइड एथिक्स का पार्ट, मतलब इंजीनियरिंग रिलेटेड, वो मैटर हमारे काम का है। एथिक्स में से भी इंजीनियरिंग एथिक्स हमें स्पेशली दिया हुआ है सिलेबस में, सारा नहीं पढ़ना। अब कोई कहे कि सर मुझे सेल्फ स्टडी ही करना है, मुझे किसी पे भरोसा नहीं है, मुझे कोई कोचिंग नहीं करना, सेल्फ स्टडी करना है, कोई किताब बताइए। इंजीनियरिंग एथिक्स की सबसे आसान अगर मुझे किताब बोलनी हो तो एक ये पतली सी किताब है, देखो। और वही किताब जो इंजीनियरिंग एथिक्स की है, बस वही मतलब की है, जनरल एथिक्स नहीं कि लेक्सिकन पढ़ने बैठ गए सिविल सर्विसेज की, नहीं। इंजीनियरिंग एथिक्स की देखो एक किताब ये है, एक ये किताब है इंजीनियरिंग एथिक्स। ऑथर हैं एम गोविंदराजन, एस नटराजन और वीएस सेंथिल कुमार। आ रहा है पढ़ने में? कैमरे में शायद सामने आ नहीं रहा, एक मिनट रुको, अभी देखो अभी आ रहा है। इंजीनियरिंग एथिक्स, एम गोविंदराजन, एस नटराजन, एम एस सेंथिल कुमार। पब्लिशर हैं PHI। ठीक है, PHI। ये जो किताब है, ये वाली किताब जो मैंने आपको दिखाई, पतली सी किताब है, पतली सी किताब है, पर इसने जहां से उठाया है, डाटा कॉपी जो किया है, थ्योरी इसमें 170 के आसपास पेज हैं, लास्ट में केस स्टडी है। केस स्टडी को अगर हटा भी दें तो इफेक्टिव इसमें कंटेंट 120 पेज के आसपास है, 120 पेज के आसपास कंटेंट है। आपको ये किताब नहीं पढ़नी, मत पढ़ो। नोट्स मैंने एथिक्स के बनवाए हुए हैं, 3-4 किताबें कलेक्ट करके बनाया हुआ है, क्लास में कराया हुआ है। पर बुक से समझ में आता नहीं सब्जेक्ट, समझानी पड़ेंगी चीजें। इम्पैथी सिंपैथी में क्या अंतर है, बारीक चीजें हैं, तो इसमें समझाना इंपॉर्टेंट पार्ट है। सब्जेक्ट बहुत अच्छा है, इंटरेस्ट भी आएगा, सब कुछ सही है, पर इसमें एक बार समझा दिया जाए तो आसान लगेगा। तो इसकी एक जो किताब है ना, जो मैंने अभी दिखाई आपको, 120 पेज की है कंटेंट इसमें, इंजीनियरिंग एथिक्स। ये किताब उठाई गई है, इसमें मैक्सिमम कंटेंट कॉपी किया है लाइन टू लाइन। एक दूसरी किताब है चार्ल्स फ्लेडरमैन, ये किताब है, देखो इंजीनियरिंग एथिक्स की ही एक किताब है, चार्ल्स फ्लेडरमैन। यहां भी आपको चिंता नहीं करना, जो काम की चीजें मैंने पढ़ाई हुई है इसमें। इंजीनियरिंग एथिक्स बाई चार्ल्स फ्लेडरमैन।
यहां से कॉपी की है, ये वाली किताब जो दिखाई है यहीं से उठाया हुआ है डाटा, ठीक है। चार्ल्स फ्लेडरमैन से ही ये वाली किताब कॉपी है। और एथिक्स के क्वेश्चन में ज्यादा रिस्क लेते नहीं है बनाने में, वो लाइन टू लाइन क्वेश्चन उठाते हैं। बाकी क्वेश्चन में तो लैंग्वेज फ्रेम भी कर देते हैं, एथिक्स में नहीं, सीधा सीधा लैंग्वेज एज इट इज उठाते हैं। वो भी रिस्क नहीं लेते कि थोड़ा सा भी वर्ड यहाँ वहां हुआ तो अर्थ का अनर्थ हो गया। ऑप्शन बड़े क्लोज होते हैं। एक ये वाली किताब है और एक एथिक्स की किताब जहां से इस बार क्वेश्चन उठाया था। पर इसका मतलब ये नहीं कि किताब पढ़ने बैठ जाना, एक एक क्वेश्चन के चक्कर में किताब पढ़ने बैठ जाओ। देखो ये वाला क्वेश्चन आया था ना इस बार, इट इज एसेंशियल फॉर इंजीनियरिंग एंड कारपोरेशन, मोरली अलाइन वाला, मोरली अलाइन लाइन टू लाइन क्वेश्चन उठाया था ये वाला इस बार जो आया था। ये वाली जो किताब है मैग्रो हिल की है, तो ज्यादातर स्टैंडर्ड पब्लिशर जो होते हैं वहीं से लिए जाते हैं। ये मैग्रो हिल की किताब है, एथिक्स इन इंजीनियरिंग। देखो टाइटल भी किताब का जनरल एथिक्स से नहीं लिया है, इंजीनियरिंग एथिक्स वाली किताबें ही फॉलो की गई हैं। तो इंजीनियरिंग एथिक्स के नाम से 3-4 अच्छी किताबें हैं। एक और भी किताब आती है प्रिचर्ड एंड हैरिस, प्रिचर्ड एंड हैरिस भी एक अच्छी किताब है इसकी। मार्टिन एंड सिजिंगर, मार्टिन सिजिंगर ये वाली किताब है, मैग्रो हिल पब्लिकेशन है, ये मैग्रो हिल की है। तो किताबें, अब देखो फिर बात वहीं आ गई, सर पेपर फरवरी में है, किताब कौन पढ़ पाएगा? तो दोनों बातें तो नहीं, किसी को किताब ज्यादा वो है किताब चाहिए तो बता दिया, पर स्टूडेंट से ज्यादा मैंने टीचर को रिकमेंड किया है। अल्टीमेटली कोई कहीं पढ़ रहा हो, सारी बात यह है कि टीचर जितना बेटर, जितना एफर्ट कर सके स्टूडेंट के लिए, जितना, भाई 100% तो कोई नहीं करा पाएगा, ना मैं ना कोई, और इतना पढ़ाने के बाद भी गलतियां सबसे होती हैं, चाहे मैं हूं चाहे कोई हो। पर पॉइंट ये है कि सोर्स पता रहे, जो जितना करा सके करा दे, और वो भी एग्जाम ओरिएंटेड कराए, गार्बेज ना कराए। बात सारी यही है, कोई भी कराए पर सोर्स, भाई ये 3-4 सोर्स हैं, ये फॉलो होना चाहिए। मेरी अपनी सलाह ये है, किसी को अगर सलाह की नीड है तो देख सकता है। मेरे केस में इंजीनियरिंग एथिक्स जो मैं पढ़ाता हूं, मैं ये सारी चीजें ऑलरेडी कंसीडर करके चलता हूं, इसलिए दिक्कत इसको आपको नहीं आएगी। आपको नोट्स में सारी चीजें मिल जाती हैं। व्हाइट कॉलर क्राइम में क्वेश्चन आए थे, सब पढ़ाए हुए हैं क्लास में। किताबें जानना था जिन लोगों को, बता दिया मैंने, ठीक। अब क्योंकि मुझे 10 साल नहीं पढ़ाना ना, मैं तो धीरे धीरे रिटायरमेंट की एज पे जा रहा हूं, तो मेरा टारगेट नहीं है कोई बिजनेस मॉडल 10 साल का। मुझे सिंपल है कि जो बता दो भाई, किसी को समझना हो, कोई चीज किसी काम आ जाए, ठीक, नहीं तो ढूंढना पड़ेगा यहाँ में 50 चीजें, ऑथेंटिक सोर्स ही नहीं मिल पाएगा। और जो उठाते भी है जो क्वेश्चन, ये यूपीएससी स्टैंडर्ड बुक से उठाता है, लोकल बुक है नहीं, अच्छे पब्लिशर की किताबें से ही कंटेंट लिया जाता है, खासकर मैग्रो हिल वगैरह से काफी कंटेंट आपको मिल जाएगा अच्छी चीजों का। एक सब्जेक्ट आपका प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, 5वां सब्जेक्ट जो मैं रिकमेंड करता हूं, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। देखो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सिविल मैकेनिकल वालों को तो मैं रिकमेंड करता हूं, क्योंकि उनको आइडिया होता है इस सब्जेक्ट के बारे में। सिविल मैकेनिकल को इस सब्जेक्ट का आइडिया होता है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। आईसीटी में ईसी वालों को बोलता हूं, क्योंकि डाटा कम्युनिकेशन नेटवर्क वगैरह से थोड़ा बहुत उनको वो सब्जेक्ट हेल्प कर देता है। कंप्यूटर का जो क्वेश्चन आता है उसमें उनको भी दिक्कत आती है, पर आईसीटी में 10 क्वेश्चन अगर आते हैं तो 5 क्वेश्चन तक ईसी वालों को समझ आता है। सिविल मैकेनिकल को 2-3 समझ में आते हैं, उनके लिए टफ है। सिविल मैकेनिकल 5वें नंबर पे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को फॉलो कर सकता है, और ईसी वाला जो बच्चा है वो आईसीटी को कर सकता है। इलेक्ट्रिकल वाला प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को ही कर ले तो ठीक है, इलेक्ट्रिकल वाला भी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को ही कर ले, समझ में आ जाएगा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए मैंने जो सोर्स फॉलो किए हैं, जो मैंने नोट्स वगैरह आपको बनवाए थे, मैंने जो पढ़ाया था, मैं 2 सोर्स मेनली, 2 सोर्स इसमें मैं लेकर चलता हूं। एक तो किताब है ये वाली, नागराज एक किताब है ये वाली, देखो न्यू एज इंटरनेशनल पब्लिशर की है ये वाली किताब। जो आपके नोट्स हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जो मैंने पढ़ाया हुआ है, आपको यहां से मिल जाएगा, पर मैंने उसको ऑलरेडी कंसाइज में पढ़ाया हुआ, जो एग्जाम के मतलब का है। इतनी मोटी किताब आपको नीड है नहीं। किसी को लगे सोर्स बताइए तो ये ऑथेंटिक सोर्स है, यहां से काफी चीजें मिल जाती हैं। के नागराजन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। प्रसन्ना चंद्रा थोड़ी सी लैंग्वेज उसकी टिपिकल टाइप की है, स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक नहीं लगता, टीचर पढ़ना चाहे तो पढ़े। और इसके अलावा एक मैनुअल है हरिसन बर्नेस का एक मैनुअल है इसका, कुछ टॉपिक वहां से लिए थे, चार्ट वार्ट वाले कुछ टॉपिक जो मैंने आपको कराए थे, हरिसन बर्नेस और के नागराजन। इनमें कंटेंट ठीक है दोनों में, ठीक है। और कई क्वेश्चन डायरेक्ट थे, वो बन भी गए। सॉल्व एनालिसिस वगैरह आए थे, सिंपल क्वेश्चन भी थे, कई सारे बन भी गए थे। 5वां हो गया। ये तो सब्जेक्ट देखो, मैं ये ऊपर के दोनों, ये सत्यप्रकाश यादव सर कराएंगे, मैथमेटिक्स एफटी, ये तीनों मेरे सब्जेक्ट लाइन से आ गए। एनवायरमेंट, एथिक्स,
प्रोजेक्ट मैनेजमेंट भी कराता हूँ मैं, आईसीटी में कराऊंगा। आईसीटी फिर मैं कह रहा हूँ सिविल मैकेनिकल को कितना भी जोर लगा दूंगा मैं, सिविल मैकेनिकल को समझना थोड़ा टिपिकल हो जाता है आईसीटी, क्योंकि टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर टॉप टेक्नोलॉजी, आईटी उस तरह के टॉपिक हैं। हाँ, इसमें करंट अफेयर का एरिया, ई गवर्नेंस वगैरह के टॉपिक वो समझ में आ जाते हैं, पर इसमें जो टेक्नोलॉजी कोर आ जाती है, लैंग्वेज क्वेश्चन आ जाएगा, वो नहीं बनेगा, जरूरत भी नहीं करने की। तो मैथमेटिक्स, एफटी, एनवायरनमेंट, एथिक्स, आईसीटी। अब इसमें मेरे सब्जेक्ट हो गए एनवायरनमेंट, एथिक्स, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, आईसीटी, 4 ये मुझे कराने हैं। एक टॉपिक आपका इसके बाद करना चाहिए स्टैंडर्ड्स एंड क्वालिटी। इसके बाद करना चाहिए स्टैंडर्ड एंड क्वालिटी। अच्छा, स्टैंडर्ड एंड क्वालिटी में एक चीज ध्यान रखने की है, ये इसका मेजर पोर्शन तो मैकेनिकल से मैच करता है, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग वगैरह में पढ़ते भी थे मैकेनिकल में, मेजर पोर्शन वहां से है। फिर इसमें कुछ पार्ट प्रोडक्शन, कुछ कंस्ट्रक्शन, मतलब ये एक ही टीचर सारा कवर कर दे जस्टिफाइड नहीं होगा। ये बेसिकली मैकेनिकल वाले की भी जरूरत है, सिविल वाले की भी जरूरत है। इसमें मैकेनिकल का फैकल्टी का भी रोल है, सिविल वाले का भी रोल है। सिलेबस देखो ये है इसका, मैं भी सिलेबस भी दिखा दूंगा। स्टैंडर्ड एंड क्वालिटी में मैकेनिकल के भी टॉपिक हैं, सिविल के भी टॉपिक हैं। अब इस बार पहले से कमिट नहीं कर रहा हूं, देखो पहले से कमिट नहीं कर रहा हूं क्योंकि वर्कलोड ऑलरेडी काफी रहता है, कई सारे एग्जाम, कई चीजें मुझे करानी होती हैं, जो ये तो मुझे करानी ही है। एनवायरमेंट, एथिक्स, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, आईसीटी लास्ट टाइम भी कराए हुए हैं, पिछले साल की रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल रहेगी और लाइव में भी ये सब होंगे। स्टैंडर्ड एंड क्वालिटी कोशिश करूंगा मैं कुछ टॉपिक में करा दूं, जैसे इसमें हर बार मैं आपको सब बता के भेजता हूं, 6 सिग्मा, टीक्यूएम, टीपीएम, परेटो, कुछ टॉपिक मैं आपको बता के भेजता हूं कि देखो यहां से क्वेश्चन बनते हैं स्टैंडर्ड क्वालिटी में। तो मैं ट्राई करूंगा जरूर इस बार कि कुछ क्लासेस में करा दूं, बाकी जो इसके कोर फैकल्टी हैं वो तो अपना एरिया कराएंगे ही। एडिशनली कुछ क्लासेस में इसमें कवर कर दूं और बाकी जो कोर फैकल्टी है वो अपना पोर्शन कराएंगे। ठीक है, सीक्वेंस में अगला सब्जेक्ट ये हो गया। अब इसके बाद फिर आपका, मैंने सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल को प्रोजेक्ट मैनेजमेंट बताया, ईसी वाले के लिए आईसीटी अकॉर्डिंगली फिर अरेंज कर सकते हैं। अगला सब्जेक्ट इसमें फिर आएगा मटेरियल साइंस। मटेरियल साइंस, मटेरियल साइंस के 3 पोर्शन हैं, मैंने हमेशा बोला है 3 पार्ट हैं इसके। ज्यादातर लोग मैकेनिकल इसी का पार्ट कवर करते हैं, मैं इसमें सिविल भी बोलता हूं, सिविल भी मटेरियल साइंस का पार्ट है। ये 40% ईसी, 50% मैकेनिकल और लगभग 10% सिविल। सीमेंट का क्वेश्चन पूछ दे, क्विक लाइन पूछ दे, तो आप ये नहीं कह सकते कि मटेरियल साइंस का पार्ट नहीं है। जनरल इंजीनियरिंग जो बीटेक फर्स्ट ईयर में आप पढ़ते थे ये मटेरियल्स के बारे में, आप तीनों ब्रांच का कॉमन पढ़ते थे बीटेक फर्स्ट ईयर में। आपने ईसी का बेसिक भी पढ़ा हुआ है, सिविल का बेसिक भी पढ़ा है, मैकेनिकल भी, सीमेंट का कंपोजिशन आपने पढ़ा हुआ है, फ्लाई ऐश आपने पढ़ा हुआ है। तो ये तीनों ब्रांच से कनेक्ट होता है। ज्यादा जो एग्जाम में आता है वो मैकेनिकल साइड का एरिया आता है, पर आप ये नहीं कह सकते कि इसी के क्वेश्चन नहीं आएंगे। भाई हॉल इफेक्ट पूछ दे, फर्मी लेवल पूछ दे, या डिफेक्ट पूछ दे, फ्रैंकल डिफेक्ट, शॉर्टकी डिफेक्ट, या सेमीकंडक्टर टाइप पूछ दे, पी टाइप, एन टाइप, डोपिंग पूछ दे, आए भी हुए हैं क्वेश्चन। तो कुछ पार्ट इसका इसी का है और 10% सिविल का, तीनों से कनेक्ट करता है। तो कम से कम ये कर सकते हैं कि जो जिसकी ब्रांच का एरिया है वो उतना पहले कर ले, जितना जिसकी ब्रांच को समझ में आ रहा है उतना पहले कर ले। भाई मान लो ईसी वाले को, ईसी वाला मटेरियल साइंस पढ़ता ही है, वो इस ट्रीटमेंट वगैरह जो बुक पढ़ते हो, और कुछ मैकेनिकल का सिंपल समझ में आ जाए वो थोड़ा बहुत देख लो, जो बहुत टफ लग रहा है मत करो उसको। मतलब सिलेक्शन बहुत जरूरी है, सिलेक्टिव टॉपिक पढ़ना कि क्या मेरे मतलब के है और क्या सर के ऊपर से जा रहे हैं। हिस्ट्रीसिस कर्व सबने पढ़ा हुआ है, हिस्ट्रीसिस समझ में आ जाएगा ईसी वाले को भी, सिविल वाले को भी। ठीक है, या आपको बेसिक सेमीकंडक्टर के बारे में, पी टाइप, एन टाइप, मैकेनिकल वाला भी समझ जाएगा। तो कुछ एरिया मटेरियल का सिंपल जो लगे वो तो समझ में आ ही जाएगा। रेजिलियंस क्वेश्चन आया था, बेसिक डेफिनेशन, वो सब कर सकते हैं। वाटर का हाइड्रोजन बॉन्ड आया, वो बन सकता था। तो जो बेसिक टॉपिक है मटेरियल के वो तो कवर कर ही लो भाई, जिसकी ब्रांच है वो समझ आ जाएगा। और दूसरी ब्रांच का सिंपल वाला, मत पीएचडी करो उसके अंदर, बहुत हाई फाई मत जाओ। इस जहां पे सब्जेक्ट लग रहा है कि कई एरिया आ रहे हैं, अपनी ब्रांच वाला कर लो सेफ, जो सिंपल है वो कर लो। ठीक, अब इसके बाद आपका क्या पार्ट बचता है? तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, आईसीटी इंटरचेंज कर देना इसके बाद। बाकी बच्चों को लगे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, ईसी वाले फिर कर लें, आईसीटी ये पलट देना अपने हिसाब से। तो ये सीक्वेंस तुमने बता ही दिया। अब इसके बाद आपके 2 सब्जेक्ट बचते हैं,
हर बार ये अप्रोच बताई हुई है, इस बार भी बताया था कि इसके बाद आपका एक सब्जेक्ट है डिजाइन ड्राइंग सेफ्टी, बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ डिजाइन ड्राइंग एंड सेफ्टी, डिजाइन ड्राइंग एंड सेफ्टी। इस बार जो क्वेश्चन आए थे 5 क्वेश्चन ड्राइंग थे, एक 3 साइड डिजाइन था, एक सेफ्टी था। सेफ्टी का जो एक क्वेश्चन आया था सीधा सीधा क्वेश्चन था, कुछ था नहीं उसमें आप एक भी स्टेटमेंट गलत नहीं कर सकते थे, तीनों स्टेटमेंट सही थे। तो सेफ्टी 6-7 क्लास जो मैंने पढ़ाई, अभी जल्दी ही पढ़ाई थी, दोबारा कहोगे लाइव में तो करा दूंगा, नहीं तो वही वाले लेक्चर कवर कर लेना, इसमें कुछ बदलने वाला नहीं है। अभी सेफ्टी मैंने जल्दी पढ़ाया था, यूपीपीएससी एई के लिए भी था, ईएस के लिए भी था, 6-7 लेक्चर थे, पूरी पीडीएफ भी बना के दी हुई है। तो टाइम बच जाएगा इससे आपका, कुछ कुछ टॉपिक अगर एक आध भी रिकॉर्डिंग कवर कर लोगे टाइम बच जाएगा। लास्ट में अगर कहोगे लाइव दोबारा करना है, मुझे प्रॉब्लम नहीं है, पर दिक्कत यह है कि अगर ये टॉपिक छोटा सा और वही कवर होगा जो कराया वही होगा, ये बदलने वाला तो है नहीं, करंट अफेयर तो है नहीं है, बल्कि एक आध टॉपिक जोड़ना होगा तो वो जोड़ दूंगा मैं, ठीक है। तो ये रिकॉर्डिंग वाला भी कवर कर सकते हो, जो डाउट आए वो पूछ लो। बाकी डिजाइन ड्राइंग, डिजाइन में भी 3 क्वेश्चन थे, एक 2 क्वेश्चन तो सिंपल थे, इसमें एक आध ट्रिकी था। जैसे मैकेनिकल डिजाइन का एक क्वेश्चन आया था, वो सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा था, एक डायरेक्ट क्वेश्चन था जो मैंने सॉल्व कराया था, और उसमें देखना ड्राइंग वाले के लिए ईडी वाला जो पार्ट है, ये तो ड्राइंग के 4-5 क्वेश्चन थे इस बार, 5 के लगभग क्वेश्चन थे, 5 3 8 1 9 के आसपास क्वेश्चन थे इससे। सेफ्टी छोटा टॉपिक है, ये आराम से बन जाता है। तो इसमें डिजाइन और सेफ्टी, इनके क्वेश्चन कई बार डायरेक्ट सिंपल आ जाते हैं कि नहीं भी पढ़ रखे हो ना तो भी बनता है। सेफ्टी वगैरह जनरल एरिया है, लेक्चर मैंने कराए हुए हैं, पर ये इतना भी कर लोगे तो एग्जाम में क्वेश्चन आपका बन जाता है, सेफ्टी में गड़बड़ नहीं होता, क्योंकि सेफ्टी सबको मालूम है कि भाई सेफ्टी क्या होनी चाहिए, इंडस्ट्री में, फैक्ट्री में, कंस्ट्रक्शन साइट पे सेफ्टी फीचर क्या होंगे। तो इसमें अपनी सेफ्टी तो कोई भी बता लेगा भाई ये स्टेटमेंट सही है, कोई कोर टेक्निकल टर्म पूछ देगा तब गड़बड़ है। तो ये क्वेश्चन यूपीपीएससी में भी बने, ईएस में भी बना, ये दिक्कत नहीं करेगा, पहले ही बना है। सेफ्टी छोटा टॉपिक है और बन जाता है एग्जाम में। ड्राइंग आपका कोर एरिया है, बिना पढ़े होगा नहीं। डिजाइन में 3 क्वेश्चन आए, एक आध बनेगा, 1-2 अगर डेप्थ में पूछ लिया तो दिक्कत है, ठीक है। इतने सब्जेक्ट हो गए। लास्ट में बचता है, सबसे लास्ट में लिखता हूं मैं जीके एंड करंट अफेयर, क्योंकि इसकी कोई लिमिट नहीं है, इंटरेस्टिंग बहुत है, पढ़ने में मजा बहुत आता है, कहानियां खूब हैं इसमें। जैसे जीके वाला पार्ट है, पिछले 2-3 साल में लगातार पूछ रहा था, अच्छा खासा वेटेज आ रहा था, इस बार कम आया, तो कभी इसका वेटेज बढ़ जाता है, कभी कम हो जाता है, यूनिफॉर्म नहीं रहता। 10 में से 2 सब्जेक्ट ऐसे हैं, देखो जो इन्होंने वेटेज लिखा है ना 5 से 15%, 10 में से 2 सब्जेक्ट ऐसे हैं जो एकदम से यूपीएससी वेरी कर देता है कि एक बार आ गए 10 क्वेश्चन, अगली बार आ गए 4 क्वेश्चन, 2 सब्जेक्ट में करता है ऐसा, 1 से 2 सब्जेक्ट में। तो आप ये मत सोचिएगा सर मैं तो ये पढ़ के गया था, ये नहीं पूछा, ये फिर होगा अगली बार हो सकता है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट 4 ही क्वेश्चन मिले। तो 1 से 2 सब्जेक्ट में यूपीएससी हमेशा ऐसा करता है, वो एक फिक्स ट्रेंड नहीं बनने देता। जैसे करंट अफेयर 2-3 साल से आ रहा था, इस बार कम कर दिया, इकोनॉमी भर दिया। कम का मतलब ये नहीं कि आया नहीं, इकोनॉमी साइड से पूछ दिया जाता, जीके के 2-3 क्वेश्चन थे, ठीक। अगली बार हो सकता है ट्रेंड बदल के ड्राइंग को 1 कर दे, किसी और को बढ़ा दे, जैसे मैथ्स कम करके एप्टी बढ़ा दिया, 2 सब्जेक्ट में करता है ऐसा। तो ये जो वेरिएशन, एकदम सडन वेरिएशन आता है, एकदम बिल्कुल एकदम से चेंज कर देता है कि 10 से 4 पे ले आया, 4 से 8 पे पहुंचा दिया, ये जो वेरिएशन है 1 से 2 सब्जेक्ट में ऐसा होगा, पर वो आप नहीं पहले से बता सकते किसमें ऐसा करने वाला है। तो आपको सीक्वेंस फॉलो करते चलना है, एक एक सब्जेक्ट निपटाते चलना है। मैथ्स सेफ्टी तो करना ही करना है, ये सर्टेनिटी है कि मैथ्स सेफ्टी मिलाकर ऐसा तो नहीं होगा कि 30 से भी नीचे चला जाए, कम भी करेगा तो भी 34-36 से कम नहीं जाएगा दोनों मिलाकर, और ये सबसे फिक्स एरिया है। एनवायरमेंट कम भी कर देगा तो भी अगर 6 क्वेश्चन भी आए तो भी 3-4 क्लास के आ जाएंगे, 2 नहीं आएंगे। एथिक्स अगर 7-8 आएगा 3-4 बन जाएगा, एक्सेप्ट अगर 2024 जैसा पेपर बनाए, 2024 जैसा पेपर बना देगा कि किसी के 50 नंबर भी लाना मुश्किल हो रहे थे, तो उसमें कोई कुछ नहीं कर पाएगा। उस केस में भी आरोहण के स्टूडेंट का स्कोर ज्यादा बनेगा। रिलेटिव बात है ना, अगर पेपर बहुत एब्सर्ड, देखो टफ और एब्सर्ड अंतर है। 2024 का पेपर टफ से ज्यादा एब्सर्ड पेपर था, एब्सर्ड पेपर था, अपने ही नॉर्म्स को फॉलो नहीं कर रहे थे ये पेपर बनाने में, तो उसमें कोई भी कुछ नहीं कर सकता। पर तो भी आरोहण वाला नॉन टेक तो भी 20 के 21 पड़ेगा, तो भी कवरेज यहाँ पे आपको अगर 50 नंबर भी हाईएस्ट जा रहा होगा तो आरोहण वाले का मिलेगा ज्यादा नंबर। यहाँ ये नहीं कोई कह सकता कि सर कहीं और से ज्यादा आया था, आरोहण से कम आया था, ये नहीं होगा।
क्योंकि उतना एफर्ट किया जाएगा। ठीक, तो जीके करंट अफेयर लास्ट में रखा है क्योंकि कोई लिमिट नहीं है, कोई लिमिट नहीं है, बहुत लंबा सब्जेक्ट है। करंट अफेयर आपका फरवरी में एग्जाम है, तो 10 जनवरी के बाद का नहीं पढ़ना, और ये मैं अपने आप कराऊंगा। अखबार नहीं पढ़ने, सिविल्स वालों को पढ़ने होते हैं, आपको जरूरत नहीं है यूट्यूब में करंट अफेयर, या आपको अखबार पढ़ना नहीं जरूरत है। हर 2-2 महीने में अपडेशन कराता चलता हूं मैं, करंट अफेयर जो आएगा वहां से आ जाएगा, नहीं तो मत करो। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना क्लास से बन गया, पंचशील जीके में पढ़ाया, क्लास से आ गया, आएगा तो क्लास से आ जाएगा, नहीं तो यहाँ वहां मत भागना। अननेसेसरी टाइम मत वेस्ट करना, टेक्निकल ज्यादा पढ़ लो भैया, टेक्निकल आपका 300 नंबर का है, यहाँ पे मत पीएचडी करने बैठ जाना, नहीं तो टेक्निकल ले डूबोगे। ये भी समझना जरूरी है, टाइम उतना ही है, यहाँ ज्यादा पीएचडी करोगे तो टेक्निकल चला जाएगा, तो इस पे मत टाइम वेस्ट करना, जितना कराऊंगा उतना करके चले जाना, जो बनेगा वहां से बन जाएगा, टाइम मत खराब करना इसमें ज्यादा, क्योंकि बहुत लंबा सब्जेक्ट है। एक सब्जेक्ट में आप और 2-3 कर लेते हो कवर, पर इंटरेस्टिंग है, जितना कराया जाएगा उतना ही कर लेना बहुत है। ठीक, पंचशील का लोग कह रहे हैं एब्सर्ड क्वेश्चन, अरे बताया हुआ है भाई, इंडो चाइना में पढ़ाया हुआ है मैंने, पंचशील बता के भेजा हुआ है कि उसमें नॉट पूछता है, आया भी इस बार, पहले भी आए हुए हैं क्वेश्चन, ओलंपिक फ्लेम का क्वेश्चन पहले आया हुआ है जीके का। तो इस तरह से ऑर्डर बना सकते हैं सब्जेक्ट्स का, इस वे में कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो अप्रोच सब्जेक्ट की इस तरह से कवर कर सकते हैं। अब जरा मैं आपको सिलेबस पहले दिखाई दूं, सिलेबस देखो लिखा कैसे है इन्होंने। तैयारी जब शुरू कर रहे हैं, पहले एक एक चीजें डिटेल में देख लो। ये देखो, इसमें इन्होंने सब्जेक्ट जो लिखे हैं ना, पहले नोटिफिकेशन पढ़ लो। करंट इश्यूज, मैं पढ़ता जाता हूं, देखो ध्यान से, पढ़ने में आ रहा है। ईएस का नोटिफिकेशन है, सिलेबस देखो इधर, सबसे पहला सब्जेक्ट लिखा है नॉन टेक के अंदर, करंट इश्यूज ऑफ करंट अफेयर, पहला सब्जेक्ट करंट अफेयर लिखा है, करंट इश्यूज ऑफ नेशनल इंटरनेशनल, दोनों चीजें आ गई। तो नेशनल में गवर्नमेंट स्कीम्स, सिलेबस बता देता हूं मैं, करंट अफेयर लोग मिस इंटरप्रेट करते हैं कई बार, तो नेशनल इंटरनेशनल दोनों इश्यूज कवर होंगे। तो आप इसमें वर्ल्ड बैंक, WTO जो संस्थाएं हैं, यूनाइटेड नेशन, इंटरनेशनल ट्रीटी, ये सब इसके अंदर आ जाएगा भाई। वर्ल्ड बैंक के बारे में, IMF के बारे में, G20 के बारे में, G7 के बारे में, यूनाइटेड नेशन के बारे में, ब्रिक्स के बारे में, आसियान के बारे में, ये इंटरनेशनल में आ जाएगा, सिलेबस बोल रहा है। नेशनल में गवर्नमेंट स्कीम्स, गवर्नमेंट प्रोग्राम्स आ जाएंगे, जो लेबर पोर्टल बन रहा है, लेबर बिल है, वो सब नेशनल अफेयर्स में आ जाएगा। उसमें भी ये कह रहे हैं सोशल, इकोनॉमिक और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, तीनों जो इंटरनेशनल रिपोर्ट्स आती हैं वहां से क्वेश्चन बनते हैं। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट क्वेश्चन आ जाएगा, जेंडर गैप रिपोर्ट, हैप्पीनेस इंडेक्स, पीस इंडेक्स, ये सब क्वेश्चन आ जाते हैं। फिर उसमें इकोनॉमी, सोशल, इंडस्ट्रियल, तीनों। इकोनॉमी में आपका फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी दोनों आ जाएगा। फिस्कल पॉलिसी, गवर्नमेंट जो बजट लाती है, गवर्नमेंट का खर्चा क्या है, इनकम कितनी है। मॉनेटरी पॉलिसी, बैंकिंग सेक्टर का, RBI रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ये सब मॉनेटरी पॉलिसी में आता है। फिर आपका इसमें टैक्सेशन सिस्टम आ जाएगा, थोड़ा बहुत इसमें इक्विटी मार्केट, शेयर मार्केट के बारे में जानकारी आ जाएगी, बताता भी हूं आप लोगों को। ये इक्विटी मार्केट, शेयर मार्केट की बात आ जाएगी। तो इकोनॉमी के मेन जो 4 चीजें हैं, इक्विटी, टैक्सेशन, फिस्कल, मॉनेटरी, ये 4 एरिया से क्वेश्चन आ जाते हैं। और टफ क्वेश्चन बनाता है इकोनॉमी के, कुछ कर्व पूछ लेता है, वो क्वेश्चन मत करो, कर्व वाले, कर्व वगैरह पूछ रहे तो मत करो इकोनॉमी में। पूरा सिविल्स का इकोनॉमी थोड़ी पढ़ लोगे, 80 घंटे 100 घंटे थोड़ी पढ़ लोगे इकोनॉमी, 120 घंटे इकोनॉमी पढ़ाया जाता है वहां, यहाँ पॉसिबल है। क्वेश्चन आ गया, इसका मतलब ये नहीं कि 100 घंटे इकोनॉमी पढ़ने बैठ जाओ, जरूरत नहीं है। फिर आपका इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में कोर इंडस्ट्रीज कौन कौन सी हैं, 8, वो बता दो। GDP GNP क्या होता है, इन्फ्लेशन क्या होता है, होलसेल प्राइस इंडेक्स, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या चीज है, ये सब मैं क्लास में कराता हूं। पर इकोनॉमी इतना काफी है आपके लिए, इतना काफी है, इससे ज्यादा जरूरत नहीं है। फिर इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड का सिलेबस लिखा हुआ है, इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड, मैथमेटिक्स, डायरेक्ट सिंपल से लिखा हुआ है भाई, पूरा ही पढ़ना है ये तो, एप्टीट्यूड और मैथमेटिक्स। फिर एक सब्जेक्ट डिजाइन ड्राइंग प्रिंट सेफ्टी, बस इतना ही लिखा है, डिजाइन ड्राइंग सेफ्टी। हाँ, ये सब्जेक्ट देखो, स्टैंडर्ड एंड क्वालिटी,
स्टैंडर्ड एंड क्वालिटी में उसने क्लियरली भाई बोला हुआ है प्रोडक्शन, कंस्ट्रक्शन, फिर आपका मेंटेनेंस लिखता चला गया, खुद को तो पढ़ना नहीं है, भरता चला गया सिलेबस, सर्विसेज। स्टैंडर्ड एंड क्वालिटी में भी आपको प्रोडक्शन, कंस्ट्रक्शन, मेंटेनेंस, सर्विसेज। तो सिविल का एरिया क्यों नहीं है? सिविल वाला भी पढ़ाएगा, मैकेनिकल वाला भी पढ़ाएगा, कुछ टॉपिक मैं भी करा दूंगा। चलो ठीक, तो ये मैकेनिकल सिविल दोनों से कनेक्ट कर रहा है ये। और अगर ब्रांच का ही फैकल्टी पढ़ाए ज्यादा अच्छा है, एक अकेला टीचर से पूरा नहीं होगा ये। एनर्जी एनवायरनमेंट को आप चिंता छोड़ दो, जो कराया जाएगा बहुत है, वो जो कराया जाएगा मोर देन एनफ है, उससे आगे नहीं दिमाग लगाना है, भागना नहीं है। क्लाइमेट चेंज, EIA, पॉल्यूशन सब पढ़ाता हूं मैं। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सिर्फ इतना ही लिखा है बस, बेसिक्स ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। तो इसमें जो चार्ट वार्ट है सब पढ़ाए जाते हैं। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के क्वेश्चन कई बार बहुत गंदे पूछ देता है, पर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जितना क्लास में कराया जाता है, इंपॉर्टेंट एरिया सब कवर होता है। मटेरियल साइंस खाली इतना लिख के छोड़ दिया है। ICT में कुछ टॉपिक लिखा है पर पूछ कुछ भी रहा है। ICT में लिख दिया है E-गवर्नेंस, नेटवर्किंग, पढ़ाया भी मैंने काफी है, पर इसमें कुछ टॉपिक ये लिख देता है, ये कंप्यूटर वगैरह का जो पूछ देता है, लैंग्वेज वो बनता नहीं है। ICT में गड़बड़ पूछ रहा है। एथिक्स एंड वैल्यूज, ये ऑलरेडी 24 का पेपर छोड़ के जो पढ़ रहे हो क्लास से बन रहा है, लगातार ठीक परफॉर्म किया है इस सब्जेक्ट ने, तो इसमें कोई समस्या नहीं है। आगे अब लिख क्या रहे हैं देखो, ये जो पेपर है जनरल स्टडीज और एप्टीट्यूड का, इसमें स्पेशल स्टडी नहीं चाहिए। ये खुद सॉल्व करके दिखा दे 50% पेपर जिसने बनाया है। लिख क्या रहे हैं, ये इंजीनियरिंग ग्रेजुएट के लिए नॉर्मल चीज है, विदाउट स्पेशल स्टडी। अरे यार, इकोनॉमिक्स में तुम कर्व पढ़वा रहे हो जो सिविल्स वाला भी नहीं बना पाएंगे, और कह रहे हैं स्पेशल स्टडी की जरूरत नहीं है। ये मतलब किसी को मारो और रोने भी मत दो, वो स्थिति है। 5 से 15% हर टॉपिक से पूछेंगे, ये भी उन्होंने बोला, वो हर टॉपिक से हम 5 से 15% पूछेंगे। और एक बात जिसपे लोग चर्चा नहीं करते, कई बार लोग कहते हैं कि प्री का कंबाइंड कट ऑफ बन जाएगा, तो कोई दिक्कत की बात नहीं। एक मिनिमम क्वालिफाइंग क्राइटेरिया है, उसको ध्यान रखिएगा। मेंशन करते तो नहीं है ये, पर पहले भी था और अभी भी होगा। 15% मिनिमम क्वालिफाइंग क्राइटेरिया पहले भी UPSC ESC में हुआ करता था। मतलब नॉन टेक वाले पेपर में अगर कोई 15% से कम लाया, टेक्निकल में तो 15% से कम लाएगा तो कुछ मतलब ही नहीं बनेगा। 15% से कम अगर लाया, ये मिनिमम क्वालिफाइंग है कि अगर कोई टेक्निकल में 300 में 260 ले आए और यहाँ पे 5 नंबर लाए, डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। मिनिमम 15%। मान लो पेपर पिछली बार गंदा आया, पर अगर 30 से भी नीचे कोई लाया होगा तो फिर क्वालिफाई नहीं माना जाएगा। ये मिनिमम क्वालिफाइंग क्राइटेरिया पहले भी होता था, और जहां तक मुझे पता है अभी भी है। पहले होता ही था, अभी भी है। ये 30 के नीचे अगर कोई लाएगा तो क्वालिफाई नहीं माना जाएगा, टेक्निकल में जितना ही ले आए। जहां तक मुझे पता है अभी भी हटा तो नहीं है। क्लियर है भाई? अब बात आ रही है आरोहण पे हम किस तरह से करा रहे हैं। आरोहण पे क्या अप्रोच है जो कराया जा रहा है, थोड़ा सा बता देता हूं मैं। देखो, जो नया बैच है 2026 का, ये बैच है नया स्टूडेंट जिसको जो करना है, वो ये वाला बैच है ESC प्रीलिम्स का। इसमें मैंने क्या किया है, एक तो लाइव क्लासेस आज से शुरू हुई हैं, ESC 2025 का सॉल्यूशन वगैरह भी करा दिया है इसमें। उसके बाद देखो, पहला फोल्डर है लाइव क्लासेस। अभी जो आज से क्लास शुरू हुई है, पहला वीडियो, पहली PDF लाइव सेशन क्लास के बाद आधे घंटे बाद आ जाता है। और लाइव क्लास जो शुरू हुई है FT 9:30 मॉर्निंग में शुरू हुई है। सत्यप्रकाश यादव सर की एप्टीट्यूड शुरू हुआ है मॉर्निंग में। थ्योरी, क्वेश्चन, गेट ESC के सवाल, ये सब पूरी तरह से कराया जाएगा, तो समय लगेगा। और मेरी तरफ से पूरा फ्रीडम है फैकल्टी को, जो जब तक उनको लगे वो पूरा कवरेज करें। मैंने खुद कहा है कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कराएं, मेरी तरफ से रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि नहीं आप 30 घंटे में खत्म करके भाग जाओ, नहीं। उनका सब्जेक्ट है, उनको तय करना है कितना कराना है। मुझे मतलब इस चीज से है कि बच्चा पूरी तरह सेटिस्फाई है कि नहीं, इतनी प्रैक्टिस करा दी जाए कि वो ये ना कहे कि भैया और जरूरत थी। मेरे सब्जेक्ट की जिम्मेदारी मैं लूंगा, वो सब्जेक्ट की वो कराएंगे। तो आज उन्होंने बता भी दिया होगा ये चीजें, मेरा प्लान ये है। तो पहला सब्जेक्ट FT उन्होंने शुरू किया है, FT के बाद वो मैथमेटिक्स पार्ट कराएंगे, 2 सब्जेक्ट उनके होने हैं। मेरी जो क्लासेस शुरू होंगी, इसमें GS पोर्शन मैं जो कराऊंगा, अभी कुछ दिन मुझे अभी जो क्लासेस आपको करानी है, एक तो DFCCIL का एग्जाम है जुलाई में, तो एक टॉपिक उसमें आएगा अबाउट DFCCIL, अबाउट रेलवे। 2-3 क्लासेस मैंने आपसे कमिट किया था, वो करवा दूं मैं जरा।
DFCCIL के बारे में बताना है, रेलवे के बारे में 2-3 लेक्चर वो कराने, वो करा देता हूँ। फिर थोड़ी सी क्लासें मुझे राजस्थान जीएस की करानी है। आरपीएससी का जो बैच है आरोहन का, अब थोड़ा इस पे फोकस करना है। बीपीएससी बैच भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है, ईएससी नहीं पड़ गया। अब पहले DFCCIL के 2-3 लेक्चर, राजस्थान जीएस का। राजस्थान जीएस की 5 क्लासें मैंने करा दी थी, बाकी सारा जीएस उनका हो चुका है। केवल उनको राजस्थान लोकल का थोड़ा सा बताना है। आरपीएससी का जो बैच है आरोहन पर, आरपीएससी एई में बाकी सारा जीएस हो चुका है। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, करंट अफेयर उनको भी सब दिया गया, कंप्यूटर भी दे दिया गया कवरेज। उनको सिर्फ मुझे अब कवर करना है राजस्थान लोकल जीएस, इसकी 5 क्लासें मैं करा चुका था। और एक उनका मेंस का टॉपिक है सोशल एस्पेक्ट। तो जब मैं ऑफलाइन पढ़ाता था तो उस बार आरपीएससी एईएन में बच्चों को बड़ा फायदा मिला था। मेंस में मैं ये पढ़ा के आया था, 15 में से 11 टॉपिक कराए थे मैंने सोशल एस्पेक्ट में, और वो नोट्स बड़े पॉपुलर हुए थे। तो कहीं ना कहीं पुराने बच्चों ने नए बच्चों को बोला होगा, तो इसकी डिमांड बहुत आ गई, सर सोशल एस्पेक्ट करा दीजिए। कॉपी से फंस जाता है, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव पेपर है ना, प्रॉपर नोट्स में बना के दूंगा, समझाऊंगा, और वही एज इट इज लिखना है पेपर में, वो सारा मुझे बना के देना है। ये मेंस में आएगा, तो इसके लिए फिर भी टाइम है, पर थोड़ी थोड़ी क्लासेस शुरू करेंगे। इसके लिए टाइम है हमारे पास, थोड़ी थोड़ी क्लासेस शुरू करेंगे। राजस्थान जीएस थोड़ा सा अभी पहले शुरू करना जरूरी है, 5 हो गई क्लासेस, और बढ़ाऊंगा मैं इसमें। तो ये 2 टॉपिक आरपीएससी एई में कराने हैं, बाकी ये बैच में कंटेंट सब दे दिया गया है। बस इसके अलावा अगर किसी को सिखाया तो बता देना। आरपीएससी एई में राजस्थान जीएस सोशल एस्पेक्ट छोड़ के लगभग करा दिया गया। राजस्थान जीएस की भी 5 क्लासें हो चुकी हैं। DFCCIL वाले में 3 लेक्चर मुझे आपको कराने हैं, ठीक। ये खत्म होते ही, और तब तक एप्टीट्यूड आपका चल ही रहा है ईएस में। मैं जो सब्जेक्ट शुरू करूंगा जीएस में, मेरी क्लास आपकी चलेगी इवनिंग 6:30 PM। मेरी क्लासेस होंगी इवनिंग में लाइव 6:30 PM, और मैं सेफ्टी क्लास जो आपकी मॉर्निंग 9:30 AM लाइव है, मेरी 6:30 PM लाइव चलेगी। पहला सब्जेक्ट मैं कराऊंगा एनवायरमेंट लाइव में, दूसरा कराऊंगा एथिक्स। पहला एनवायरमेंट कराऊंगा, दूसरा एथिक्स कराऊंगा, तीसरा मैं कराऊंगा इसमें आईसीटी, बाद में कराऊंगा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, पहले कराऊंगा एथिक्स, एनवायरमेंट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, ये 3 कराऊंगा पहले। उसके बाद करंट अफेयर में इकोनॉमी या आईसीटी में से कोई एक, करंट अफेयर या आईसीटी में से कोई एक कराऊंगा मैं। करंट अफेयर कराऊंगा तो इकोनॉमी में फोकस में ज्यादा रखेंगे, पर अब ये इस बार इकोनॉमी पूछ दिया, अगली बार फिर जीके पूछ देगा, दिक्कत वही है, तो कराना तो पूरा ही पड़ेगा। करंट अफेयर बड़ा सब्जेक्ट है, आईसीटी छोटा सब्जेक्ट है, इनमें से करा देंगे कोई। सेफ्टी मैं आपको रिकमेंड ये करूंगा कि जब लाइव क्लास मेरी शुरू होगी, तो जो नए बच्चे हैं जो इस बार ईएससी देने जाएंगे, मेरे वाले क्लास में से, रिकॉर्डिंग वाले में से क्या पार्ट आप कर लो, तब तक के लिए 1-2 चीजें आप कर लो जो आप आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी, डाउट वगैरह पूछ सकते हो। तो लाइव के साथ साथ मैंने पिछले बैच का पूरा कंटेंट भी इसमें दे दिया है। भाई लाइव जो क्लासेस चल रही हैं वो लाइव वाला फोल्डर है, इसमें सारी क्लासें लाइव, जो अभी 25-26 बैच जो अब शुरू हुआ है वो इसमें रहेगा। जो अभी बैच खत्म हुआ है वो सारा कंटेंट रिकॉर्डिंग इसमें ऑलरेडी भी दे दिया है। किसी को लग रहा है कि मुझे जल्दी पढ़ना है, या रिकॉर्डिंग वाला सारा पहले से बना बनाया दे दीजिए, स्टैटिक सब्जेक्ट पहले से कर लूं, तो मैंने रिकॉर्डिंग वाला भी पूरा दे दिया है। जिसको जो दोनों में ठीक लगे वैसा कर सकता है। भाई लाइव का वेट करना है, वेट कर लो, रिकॉर्डिंग वाला करना है। तो अगर किसी को लग रहा है कि सर मैं एनवायरमेंट लाइव में करूंगा, पर लाइव आप कुछ टाइम बाद शुरू करेंगे, तब तक क्या कर लूं, सेफ्टी कवर कर लो, और एक इसमें एनवायरमेंट का ही एक छोटा सा पार्ट है डिजास्टर, ये 2 चीजें निपटा लो तब तक के लिए 2 चीजें कर लो। एक डिजास्टर का टॉपिक है और एक सेफ्टी का टॉपिक है, ये निपटा लो। ये इंजीनियरिंग सेफ्टी कर लो तब तक के लिए, ये वाला पोर्शन छोटे से लेक्चर है, इंजीनियरिंग सेफ्टी कवर कर लो, इन्वायरमेंट बाकी सब चाहे तो लाइव करना। ये वाला एक पोर्शन है इसमें डिजास्टर मैनेजमेंट का, अभी ऐड नहीं है तो मैं कर देता हूं, ईएस वाले बैच में पड़ा हुआ है, वैसे मैं भी देख लेता हूं क्लास के बाद। डिजास्टर का एक टॉपिक होगा वैसे इसी में, फोल्डर चेक करोगे इसमें होगा, नहीं है तो मैं ऐड कर देता हूँ नए वाले बैच में। तो एक टॉपिक आपका डिजास्टर मैनेजमेंट, ये 2 चीजें तब तक कर लो, फिर लाइव क्लासेस शुरू हो ही जाएंगी। क्योंकि कंटेंट नॉन टेक में काफी है, थोड़ा बहुत भी रिकॉर्डिंग कर लोगे तो कम से कम जब तक मैं लाइव शुरू करूंगा तब तक वो रेडी रहेगा। भाई एफटी क्लास चली रही है, तब तक के लिए सेफ्टी अभी जल्दी का पढ़ाया हुआ है, और डिजास्टर मैनेजमेंट में जल्दी पढ़ाया हुआ है। यूपीपीएससी एई के लिए कराया ही था, और ईएस के लिए भी पढ़ना है। आपका जो ड्रॉट वाला क्वेश्चन आया था इसी में से पूछा, अर्थक्वेक पे क्वेश्चन बनता है, कराया हुआ है। तो ये 2 टॉपिक आप अभी रिकॉर्डिंग से कवर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं इसमें। किसी को डाउट आए ऐप पे ही पूछ सकते हैं, नंबर भी सब अवेलेबल है आपके पास। तो ये 2 टॉपिक
रिकॉर्डिंग से चाहे तो कर लो, तब तक फिर मैं एनवायरनमेंट वगैरह शुरू ही कर दूंगा और ये जो पेंडिंग चीज़ है वो निपटा दूंगा। ठीक है, क्योंकि कंटेंट काफ़ी है, लाइव में भी बहुत कुछ पढ़ाना है अभी। थोड़ा बहुत भी रिकॉर्डिंग से कर लोगे एटलीस्ट उतना तैयार हो जाएगा तब तक के लिए। अब किसी का कुछ कंसर्न है तो बताइए। सारी चीज़ें मैंने बताई दी हैं। और जो आरोहण पे 2025 वाला बैच था, फुल सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं मैं, आरोहण पे जो फुल कोर्स वाला बैच था, लाइव एक्सेस उनको भी रहेगा। अब कोई बच्चा मान लो फरवरी में ये वाला बैच ज्वाइन किया था या मार्च में किया है अभी, तो उसके लिए भी तो उसकी गलती तो नहीं है ना। तो ये वाले बैच में भी जो लाइव क्लासेस चलेंगी वो एक्सेस इनको भी रहेगा। तो चाहे ये बैच हो या ये वाला बैच हो, जो अभी इन दोनों में से, दोनों में सेम कंटेंट मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। चाहे ये बैच है, अगर ये किसी ने ज्वाइन किया तो भी प्रॉब्लम नहीं, और अगर ये वाला बैच में कोई पहले से तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लाइव जो चलेगा वो इसको भी एक्सेस रहेगा, वो आपको चिंता नहीं करनी, ऑलरेडी मेरे दिमाग में है। ये दो जो फुल बैच है, मैं फुल बैच की बात कर रहा हूँ, जो ईएस के दोनों फुल बैच हैं वो कंटेंट दोनों को रहेगा। ठीक है, अब किसी को कुछ पूछना है, कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लीजिए। नोट्स तो मेरे ऑलरेडी अपलोडेड कर रखे हैं, इसमें पीडीएफ वगैरह ऑलरेडी पड़ी हुई हैं। अरे यार, कोचिंग आप ज्वाइन करते हो पीडीएफ के लिए करते हो क्या? पीडीएफ तो ऑलरेडी अवेलेबल है। प्रीवियस बैच भी ओपन करोगे, पीडीएफ तो सारी 2-3 पीडीएफ डाल रखी है, पीडीएफ का इश्यू थोड़ी है। पीडीएफ तो मेरे वाले आरोहण के वेबसाइट पे मिल जाएंगे आपको। पीडीएफ तो 2-3 पड़े हुए हैं, क्लास करना जरूरी है, पीडीएफ थोड़ी समझ में आ जाएगा सब कुछ। पीडीएफ तो वैसे ही ओपन कर देता हूँ, निकाल लो जहां मर्जी पीडीएफ, वेबसाइट पे भी अवेलेबल है। लिखा नहीं है, देखो लेक्चर पीडीएफ लिखा तो है, सब में पड़ा हुआ है। और इसमें जो टेस्ट सीरीज थी, जो सब्जेक्ट आपके कवर होते जाएं, टेस्ट सीरीज मैंने नए वाले बैच को भी और पुराने वाले को भी टेस्ट सीरीज दोनों में ऐड कर दे रहे हैं। 2024 की टेस्ट सीरीज आरोहण पे हुई, 2025 की अभी हमने कराई, दोनों टेस्ट सीरीज ऐड कर दे रहे हैं इसमें। क्वेश्चन प्रैक्टिस को क्या बार बार पूछते हैं कहां से करें, क्लास में भी कराएंगे और टेस्ट सीरीज भी दोनों में ऐड कर दिया है। कुछ सब्जेक्ट में फोल्डर में क्वेश्चन भी है, प्रैक्टिस क्वेश्चन, तो टेस्ट सीरीज 24-25 दोनों ऐड कर दिए। सामने दिख भी रहा है, देखो ईएस के 17 से 25 तक के सारे सॉल्व पेपर जो मैंने सॉल्व कराए हुए हैं वो सब भी डाल दिए हैं। ईएससी के 17 से 25 तक के पेपर सॉल्व करा के अभी कुछ दिन फरवरी मार्च में कराए थे, वो भी दे दिए हैं। क्वेश्चन प्रैक्टिस वो भी देख सकते हो। टेस्ट सीरीज 24 वाली भी 25 वाली भी दोनों दे दिए, दोनों बैच को। ठीक, अब इसके अलावा क्या रह गया मुझे बताओ? मेरे हिसाब से सारी चीजें हैं भाई, थ्योरी, नोट्स, क्वेश्चन प्रैक्टिस, सब कुछ तो है। क्वेश्चन प्रैक्टिस 17 से 25 ईएससी भी सॉल्व करवाया है, टेस्ट सीरीज भी दे दी है, और आपके फोल्डर में जो मैंने क्वेश्चन के सेट बनाए हुए वो भी दिए हुए हैं, वो भी अवेलेबल है। इससे ज्यादा क्वेश्चन क्या लगा पाओगे? टेक्निकल भी पढ़ना है, नॉन टेक में टाइम जितना उसके हिसाब से प्लान करो। डाउट तो देखो ऐप के ऊपर जितने भी पूछते हो, कभी किसी को मना तो नहीं किया गया आज तक। उस्मा अनुराग ने पूछा है, जितने मर्जी डाउट पूछते हो, कभी ऐसा नहीं हुआ किसी को रिप्लाई ना मिला हो। तो कोई भी डाउट किसी का रहता है ऐप पे पूछ लो, स्क्रीनशॉट भेज दो, आंसर करता हूं हमेशा मैं। तो नॉन टेक को रेगुलर एक रूटीन बना लो, नॉन टेक को रेगुलर कितना टाइम देना है, 2 घंटे 3 घंटे जो भी। कोशिश मेरी ये होगी दिसंबर तक ये बैच कंप्लीट हो जाएगा। 20 दिसंबर अभी मान के चल रहा हूं मैं, 2-4 दिन ऊपर नीचे हो सकता है, करंट अफेयर वगैरह मान लो और कराना है तो 20 दिसंबर तक मैक्सिमम इंपॉर्टेंट जितने एरिया है 20 दिसंबर तक कंप्लीट हो जाएगा ये। और प्रायोरिटी वाइज चलेंगे, जैसा जैसा इंपॉर्टेंस एग्जाम का उसी ऑर्डर में चलेंगे। ठीक है, ठीक है, चलो क्लास, थैंक यू ऑल ऑफ यू। कोई कंसर्न किसी का हो तो पूछ लीजिए आप। यूट्यूब पे बैच का लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा, डाउट कोई हो तो उसमें पूछ लीजिएगा डिस्क्रिप्शन कमेंट में। जो सीक्वेंस आपने बताया है जीएस का, उसमें रिकॉर्डेड कर सकते हैं, स्टैटिक सब्जेक्ट कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। स्टैटिक सब्जेक्ट आप बिल्कुल कर सकते हो, फॉर एग्जाम्पल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कर सकते हो, एथिक्स कर सकते हो, इनमें कुछ चेंज ज्यादा होता नहीं है। एथिक्स में 1-2 क्लास जो ऐड होगी वो देख सकते हो, बाकी जो कॉमन कंटेंट वो कराना ही कराना है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट नहीं बदलेगा, आईसीटी में ज्यादा कुछ बदलेगा नहीं। अभी फिलहाल डिजास्टर मैनेजमेंट, सेफ्टी, ये टॉपिक शुरू कर दो पहले, जैसे जैसे कंप्लीट होते जाए मेरे से पूछते जाओ, मैं आगे गाइड करता जाऊंगा। जितना जितना कंप्लीट होता चले, 1-2 टॉपिक निपटा लो, फिर आगे अगला पूछ लो, फिर वो बता दूंगा। भाई एफटी लाइव में चल रहा है, डिजास्टर मैनेजमेंट, सेफ्टी, रिकॉर्डिंग से कर लो, अभी जल्दी पढ़ाए हुए हैं दोनों, तो इतना कंप्लीट कर लो, फिर उतना कंप्लीट करने के बाद पूछते जाओ, मैं आगे गाइड करता चलूंगा। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एथिक्स कर सकते हो रिकॉर्डिंग से, कोई दिक्कत नहीं है। एनवायरमेंट कर सकते, एनवायरमेंट कोई इशू नहीं है, एनवायरमेंट बहुत कंप्रेहेंसिव पढ़ाया हुआ है। भाई लाइव तो इसलिए कराना है, कई लोग कहते हैं सर लाइव पढ़ना है मुझे, तो लाइव तो कराना ही पड़ेगा एक बैच।
बाकी मेरा ही रिकॉर्डिंग भी पढ़ाया है, कोई दिक्कत थोड़ी है उससे। ठीक है चलो क्लास, थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू।